हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब जोर शोर से कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज से हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास की भी क्लास शुरू करेंगे, जिसके सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने अच्छे से इन प्रॉपर वे में अपने लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने प्राचीन भारत के सिलेबस के एक एक बिंदुओं को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि जब हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे तो अपने पहले दिन पहली क्लास में किस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके अंतर्गत कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं, इसको देखा था। उसके बाद नेक्स्ट किस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने सिलेबस क्लास के दिन सारी चीजें प्रॉपर वे में देखी थी। तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो उसे देख लें, जिससे कि उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि हम अपने क्लास में कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पहला कौन सा चैप्टर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, जिससे कि वो कंफ्यूज ना हो अपने क्लास के बीच में। ठीक है, तो चूंकि हमने बताया था हम अपने पहले क्लास की शुरुआत प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से करेंगे, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्रोत कितने तरीके से, दो तरीके के थे। ठीक है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत था, दूसरा देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के भी अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कौन कौन से स्रोत हैं, फिर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या है ये पुरातात्विक स्रोत और किस तरीके से पुरातात्विक स्रोत हमें बताता है हमारे बीते हुए कल के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। इसके अंतर्गत कहां कहां से जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक है, मूर्ति है, स्थापत्य है, इनसे क्या क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और कहां कहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं इसे भी मैं आपको बताती चलूंगी, जिससे कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में एक चल रहा हो चीजें कि देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है, इसे हम हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको जो है प्रीवियस में जैसे प्रश्न पूछे गए वो भी बीच बीच में बताती चलूंगी। ठीक है, बाकी देखिए क्लास की शुरुआत करूं उसके पहले दो डाउट आपको क्लियर कर दे रही हूँ। पहला डाउट देखिए, इसमें हम जैसे जब हम बात करेंगे समय के बारे में, क्योंकि इतिहास समय ही है, तो हम इतिहास में दो वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, एक बिफोर कॉमन एरा है, दूसरा है एडी यानी कि ठीक है एनो डोमिनी। ठीक है, जिसे हम कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, एनो डोमिनी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसे हम बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट। देखिए जीसस जो भगवान है, ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय, ठीक है, इनको आधार लिया जाता है। इनका देखिए जन्म जो हुआ था वो पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी। ठीक है, इसे हम आधार लेंगे। और जब हम देखेंगे, जब हम बोलें कि BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम हिंदी में ईसवी पूर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपसे बोलूं ईसवी पूर्व, तो आप ये समझिएगा कि पहली शताब्दी के पहले का समय, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? पहली शताब्दी में। जब हम पहली शताब्दी के पहले जाएंगे, जैसे कि हम बोल दिए कि 2000 ईस्वी पूर्व, तो ये मतलब पहली शताब्दी के 2000 पहले साल जो सारी घटनाएं घटी थे वही वो सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो हमारी जो सभ्यता थी वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 2300 साल पहले की सभ्यता रही है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि एडी, ठीक है, अगर मैं ईस्वी बोल दूं, ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं, सिर्फ ईस्वी अगर आपसे बोला जाए तो आप ये समझिएगा एडी यानी कि एनो डोमिनी, या फिर हम बात करते हैं कॉमन एरा की, तो वो क्राइस्ट के बिफोर क्राइस्ट, जो ये एक तरीके से जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय होगा। ठीक है, तो पहली शताब्दी के बाद का समय, जैसे कि गुप्तास का जो पीरियड 319 से लेकर के 500 एडी माना जाता है, तो ये इनके जन्म के बाद का है काल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट क्या है, और यानी कि बिफोर कॉमन एरा क्या है, और एडी जिसे हम एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा के भी नाम से जानते हैं। तो ये बार बार चीजें आएंगी, तो कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहीं से चीजें बता दी जा रही है। ठीक है, बाकी कुछ बीच बीच में मैं शब्दावली को डिफाइन करती रहूंगी, उसे थोड़ा सा नोट पेन लेकर के नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि वहां से हमें वो जो शब्दावली होती है जब हम उसको डिफाइन करते हैं, तो अक्सर हमारे मेंस का अगर कोई एग्जाम हम देने जाना तो उसको हम लिखते हुए चलते हैं, तो काफी ज्यादा प्रभावपूर्ण जो है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेक्शन पे और चलते हैं हम अपनी क्लास के दौरान, जिसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में चलिए देखते हैं। तो ये देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, दो स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुरातात्विक स्रोत। और उसके पहले हम ये देखेंगे
कि पहली बात इतिहास क्या है। देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि इतिहास वो सामाजिक विज्ञान है जिसमें अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। देखिए सामाजिक विज्ञान यानी कि समाज का विज्ञान, और समाज का विज्ञान क्या होता है भाई, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करना। विज्ञान देखिए साइंस क्या है, साइंस जब भी किसी चीज को रखती है, जब भी किसी तथ्य को रखती है तो वो प्रामाणिकता के साथ रखती है, ठीक है, प्रमाण के साथ, ताकि वो अपने तथ्य को सिद्ध कर सके, ठीक है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे जब हम सिलेबस की क्लास डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि इतिहास सिर्फ ऐसा नहीं कि बीते हुए कल की कहानी है, नहीं, इतिहास उस बीते हुए कल की कहानी है जिसके बारे में हमें किसी तथ्यों से, किसी स्रोतों से, किसी साहित्य, किसी साक्ष्यों से जब हमें जानकारी मिलती है तो वही क्या है, इतिहास है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया विज्ञान क्या है, किसी प्रमाण के ही आधार पे अपने तथ्यों को सिद्ध करता है। तो सामाजिक विज्ञान भी क्या है कि बीता हुआ जो समाज है उसमें हम जब बात कर रहे हैं तो किसी तथ्यों के आधार पे ही बात कर रहे हैं। तो ये बता रहा है सामाजिक विज्ञान, क्या बता रहा है, बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि समाज के विज्ञान के अंतर्गत हम समाज में जो आवश्यकताएं थी बीते हुए कल की, या समाज में जो होने वाले बदलाव थे उनका अध्ययन करके, उन होने वाले बदलाव का अध्ययन करके जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से उन घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसी को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात कही गई है अतीत। अतीत से देखिए क्या तात्पर्य है, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से, ठीक है। हमारा अतीत क्या है, हमारे मतलब अतीत में दो शब्द आते हैं, एक संस्कृति आती है और एक सभ्यता आती है। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक राष्ट्र की अस्मिता की पहचान जो है उसकी संस्कृति और सभ्यता से ही की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम संस्कृति का डिफिनेशन दिया है कि संस्कृति के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, कि मानव के जो समस्त क्रियाकलाप आते हैं वो क्या है, संस्कृति है। और सभ्यता के अंतर्गत यानी कि जो भौतिक पहलुओं पर जो विशेष जोर दिया जाता है वही क्या होता है, ये हमारी सभ्यता है। एक तरीके से बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज दी हुई है कि क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि हम क्या है, ठीक है, हम क्या है, ये हमारी संस्कृति हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या होगी, सभ्यता होगी। क्या हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास भोजन क्या है, ठीक है, आपके पास वस्त्र क्या है, आपके पास मकान क्या है, किस तरह, तो ये क्या हो गई, ये आपकी सभ्यता हो गई। और आप भोजन को किस तरीके से पकाते हैं, आप जो है वस्त्रों को किस तरीके से पहनते हैं, आप जो मकान बनवा रहे हैं उस मकान में किस तरीके के कौशल का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या हो गई, आपकी संस्कृति हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति में एक बड़ा, अगर हम इसको इस तरीके से अपने शरीर से समझें, ठीक है, जैसे कि हमारी जो शरीर है वो ऊपर का जो कवर है, ठीक है, शरीर क्या हो गई, हमारी सभ्यता हो गई, ठीक है। और अगर हम देखें आत्मा क्या हो गई, हमारी जो संस्कृति हो गई। तो क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि शरीर जो है वो नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। हम बोलते हैं ना आत्मा क्या है, अजर और अमर है। तो एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं, सभ्यता जो है वो नष्ट हो सकती है लेकिन संस्कृति जो है वो हमारी कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे कि भारतीय संस्कृति, ठीक है, ये क्या है, बहुत समय से चलती आ रही है, लेकिन भारतीय सभ्यताएं जो है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कुछ रही होंगी, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताओं को देखेंगे कि वहां पे किस तरीके का नगर नियोजन था, पहली नगर सभ्यता थी, वहां के नगरों का निर्माण किस तरीके से हुआ था, वहां पे सड़कों का निर्माण किस तरीके से हुआ था, ठीक है, क्या क्या चीजें जो वहां पे इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, किस तरीके के आभूषण पहने जाते थे, ये सब उनकी सभ्यता थी। और ध्यान रखिएगा जब हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई तो हड़प्पा सभ्यता की वो विशेषताएं समाप्त हो गई। संस्कृति तो आज भी है, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, जैसे कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, हम आज भी मातृ देवी की पूजा करते हैं। वो पशुपति शिव की पूजा करते हैं, हम आज भी पशुपति शिव की पूजा करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम जब भगवान राम आए अयोध्या में और जब वो
उसके बाद उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपावली मनाया। लेकिन जो भगवान राम का जो समय था, जो काल था, उस समय की जो सभ्यता आज तो सस्टेन नहीं कर रही है, लेकिन दीपावली जो मनाई जा रही थी वो आज भी मनाई जा रही है। होली जो उस समय मनाई जा रही थी आज भी मनाई जा रही है। यानी कि संस्कृति जो है कई पीढ़ियों तक चलती चली आती है, लेकिन सभ्यता वो क्या है, एक भौतिक आवरण है। यानी कि ये बाहरी आवरण है जो समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है, और इसी के आधार पे हमारी पहचान की जाती है, हमारी अस्मिता होती है, हमारी पहचान होती है। जब भी आप किसी विश्व पटल पे जाएं, ठीक है, भारत छोड़ के कभी अमेरिका जाए तो अमेरिकन आपको क्या कहेंगे, देखो भारतीय हैं। तो भारतीय क्या, भारत की एक अपनी विशेषता है, भारत की एक अपनी संस्कृति है, इसी चीज के लिए हम जाने जाते हैं। तो यही देखिए सभ्यता और संस्कृति का एक अपना डिफरेंस है, जिसको अक्सर लोग पर्याय के रूप में ले लेते हैं कि ये दोनों एक है। नहीं, ये दोनों एक नहीं है। इसमें ये देखिए बहुत ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज को समझा, और यहाँ पे देखिए देख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे प्राचीन भारत के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है, जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो देखिए हमें साहित्यिक स्रोत से मिल रही है, और दूसरा देखिए पुरातात्विक स्रोत से मिल रही है। जिसमें अगर हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखें तो क्या क्या चीजें आती है, वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति 4 वेदों से पता चला है। हम देखेंगे कौन कौन सा है, पाली है, प्राकृतिक है, अन्य जो साहित्य है ये पाली भाषा है, प्राकृतिक है, और इनमें जो रचित जो साहित्य है उनसे। और देखिए जैसा कि हमने बताया समय समय पर बहुत सारे विदेशी भारत में आए, विदेश से जब वो यहाँ से भारत से गए तो भारत के बारे में जो देखा, या बहुत से यात्री ऐसे थे जिन्होंने भारत को तो देखा, लेकिन उस समय जो उन्होंने देखा उसको नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जो भारत के बारे में पढ़ा, जो उस समय उपलब्ध साहित्य थे, जो सामग्रियां थे, उनका अध्ययन करके जब वो यहाँ से जाकर के लिखते हैं तो उनका हम उनके साहित्यों को अध्ययन करके प्रस्तुत करते हैं बीते हुए समय की जो घटनाओं को, कि अच्छा भारत इस तरह का रहा होगा, पहले के लोग इस तरीके के रहे होंगे। तो हम इनके वृत्तांतों को भी शामिल करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है, ये अपने आप में एक सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान यानी कि समाज का विज्ञान। और समाज में कौन है, मनुष्य रह रहा है, मानव रह रहा है, जीव रह रहे हैं, और इनका जो समय के अनुसार जो बदलाव हुआ, जो समाज में जो बदलाव आया, उन्हीं बदलाव का अध्ययन किया जाता है किसमें, सामाजिक विज्ञान में। उसी तरीके से पुरातात्विक स्रोत जो है हमें कैसे पता चल रहा है वो देखा जाए, इसको भी हम क्या आगे देखेंगे, किसके अंतर्गत, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। अगर विज्ञान किसी चीज में लग गया तो यानी कि हम उनके जो तथ्य हैं उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। और पुरातत्व विज्ञान देखिए क्या है, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत हम अतीत के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों को निकाल करके जब उनका अध्ययन करते हैं, और बीते हुए समय के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जब हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान। और जैसा कि हमने एक शब्द बोला, अतीत का गर्भ। अतीत का गर्भ क्या है, अतीत का गर्भ यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी बहुत लंबे समय से है, और इसी समय के देखा जाए बीते हुए समय में देखें तो अतीत यानी कि पृथ्वी के गर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अवशेष हैं, जैसे कि मानव अवशेष है, जीव अवशेष है, भवनावशेष है, वो बहुत अंदर दबे हुए हैं। और जब पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इन अवशेषों को निकाला जाता है खुदाई करके, और जब उनका अध्ययन करके बीते हुए समय की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगर हम प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए देखें तो इस स्रोत यानी कि पुरातात्विक स्रोत का अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया स्रोत क्या है, 2 तरीके के हैं, एक आपका पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत है। और हम इन दोनों स्रोतों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें और दोनों की प्रामाणिकता को अगर हम सिद्ध करने का प्रयास करें तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की प्रामाणिकता अधिक मानी जाती है। कारण क्या है कि पुरातात्विक स्रोतों में आप किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो जैसा उस समय पृथ्वी में दबा था वो आज भी हमें वैसा ही मिलता है। ठीक है, जिस तरीके का उस समय था। लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें और साहित्यिक स्रोत में देखें तो जब हम साहित्य को लिखते हैं तो उनके लिए कुछ हम लिपियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि उस समय की कोई लिपि थी और वर्तमान में देखिए काफी ज्यादा फर्क आ गया है, तो जब उसको साहित्यकार के द्वारा उसको पुनः जो है ट्रांसलेट किया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कवि की परिकल्पना है या फिर उसकी जो भावना है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें दिखती है, जिसकी वजह से उसमें काफी ज्यादा बदलाव दिखता है, जैसा कि उसका मूल रूप है और वर्तमान के रूप में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए हम पुरातात्विक स्रोतों की प्रामाणिकता को अधिक मानते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का बदलाव या फेरबदल करना संभव नहीं है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया पुरातात्विक स्रोत जो है वो हमें
बीते हुए लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, भौतिक जीवन क्या है, जैसे कि वो किस तरीके का चीजें इस्तेमाल करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके के भवनों में रहते थे, इसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन वो किस तरीके का उनका विचार रहा होगा, किस तरीके के उनके मनोभाव रहे होंगे, ठीक है, क्या सोचते थे, ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलती है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें कौन सहायता करता है जानने के लिए, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमें उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में जानने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत के अतीत के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के उपयोग का देखा जाए तो अभी केवल 2 शताब्दी पहले ही इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि 2 शताब्दी पहले से इसकी खुदाई करना शुरू हुआ था और फिर हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी मिली और फिर इन स्रोतों के आधार पर हमें बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिली। ध्यान रखिएगा, 1920 की जो दशक था उसमें आमतौर पे हम ये मानते थे कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसकी जो शुरुआत, यानी कि जो भारतीय इतिहास है उसकी शुरुआत जो थी वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की थी। ठीक है, जैसा कि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने क्या बताया था, 6ठी शताब्दी का समय क्या है, महाजनपद काल का समय है। बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलन के दौरान कुछ नए धर्मों का उदय हो रहा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। क्योंकि हम इसलिए मान रहे हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय पहले हम इसलिए मानते थे क्योंकि इस समय से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब भारतीयों को पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता चला, इतिहासकारों को, तो हमारा जो इतिहास है वो लगभग देखा जाए लगभग 5000 साल पीछे चला गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के ही आधार पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिली, जिसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यता, ठीक है, जिसमें से देखा जाए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, यहाँ पे जब खुदाइयां हुई तो यहाँ से कुछ स्रोत उपलब्ध हुए और भारत की जो संस्कृति, भारत की जो इतिहास था वो लगभग 5000 साल तक पीछे चला गया। ठीक है, इसके पहले हम यही मान रहे थे कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का ही समय है। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों में देखें कि कौन कौन से स्रोत शामिल किए जाते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें अभिलेख शामिल किया जाता है। ठीक है, सिक्के शामिल किए जाते हैं, स्मारक होते हैं, ताम्रपत्र है, भवन है, मूर्तियां हैं, भित्ति चित्र है, भित्ति चित्रकारिता यानी भित्ति मतलब होता है दीवार होता है, चाहे भवनों की दीवार हो, चाहे गुफाओं की दीवार हो, चाहे मंदिरों की दीवार है, उनमें जो चित्र बने होते हैं उनके आधार पर हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, अभिलेख की। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभिलेख दिया हुआ है। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में अगर बात करें, अभिलेख, अभिलेख यानी कि कहीं पे जो कोई चीज कुछ लिखी गई हो। ठीक है, कुछ कहीं पे कुछ लिखा गया हो उसी को अभिलेख कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि कहीं पे कोई चीज अगर लिखी गई हो, जैसे कि शिलाएं हो गए। ठीक है, शिलाएं यानी कि जैसे पट्टियां हो गए, पत्थर हो गए। ठीक है, पत्थर हो गए, ये सारी चीजें हो गई। फिर जैसे स्तंभ हो गए, स्तंभ यानी कि जैसे पिलर होता है, खंबे होते हैं, उनपे हो गया। गुहाएं यानी कि गुफाओं पे, दीवारों पे, प्रतिमाओं पे, दीवार कौन कौन सी, मंदिर की दीवार हो गई, भवनों की दीवार हो गए, उनमें प्रतिमाएं जो मूर्तियां होती है, ताम्रपत्र यानी कि तांबे की जो प्लेट होती है, उनमें जो सिक्के, इनमें जो चीज लिखी गई होंगी, इनमें जो आकृतियां बनी होंगी, हम उनका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। अगर हम अभिलेख के अध्ययन की बात करें तो देखिए सबसे पहले प्रश्न हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने बताया अभिलेखों पे लेख लिखा गया हो, यानी कि ऐसी चीज जो किसी जगह पे लिखी गई हो, तो लिखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, लिपियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, लिपि और भाषा में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, लिपियों का ही इस्तेमाल करके हम भाषा को बनाते हैं या फिर भाषा को लिखते हैं। जैसे कि हम देवनागरी लिपि की बात करें, हम हिंदी लिखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो लिखा गया है, ये जो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है एक स्क्रीन पे, ये अभिलेख, यानी कि हम लोग देवनागरी लिपि, देवनागरी जैसे क ख ग ये सब क्या है, लिपियां हैं। उसी तरीके से अगर कुछ चीज आपको इंग्लिश में लिख दिया जाए, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में हमने लिखा होम। ठीक है, होम के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने रोमन लिपि का इस्तेमाल। ये क्या है, HOME, ये क्या है, ये रोमन लिपि है और इसके लिए हमने होम लिखा, तो ये क्या हो गया, एक भाषा हो गई। तो लिपि और भाषा में फर्क होता है। तो अगर हम कोई चीज लिख रहे हो तो उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। और चूंकि हमने बताया अभिलेखों पे कुछ लिखा गया है, तो उस लिखा गया है तो यानी कि लिपियों से लिखा गया है, तो लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैलियोग्राफी जो है वो प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। देखिए, दो प्रश्न आपके यहाँ
यहां से निकल गए, प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। और हमने बताया अधिकतर जो अभिलेख है वो शिलाओं पे, ठीक है, शिलाएं यानी कि जो पत्थर हो गए, चट्टाने हो गए, स्तंभ यानी कि जो आपके खंबे हैं, गुहाएं यानी कि गुफा है, दीवार मंदिरों की दीवार हो गई, भवनों की दीवार हो गई, प्रतिमाएं, ठीक है, जो मूर्तियां वगैरह होती थी, ताम्रपत्र कौन कौन से, जैसे कि जो तांबे की प्लेट्स वगैरह होती थी उस पे था, सिक्के थे, इन सब पे लिखा गया है। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन अभिलेख की, तो देखिए सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिला है वो है मध्य एशिया का बोगुजकोई का अभिलेख, जिसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं। एशिया माइनर जो स्थान है वो देखिए कहाँ पे है, ये देखा जाए तो ये आपका तुर्की में है, ठीक है। और इस स्थान से हमें 1400 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख मिला है। 1400 ईस्वी पूर्व हम लोगों ने सेल्बस के समय देखा था। ये कौन सा समय है, भारत में वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति चल रही है, जिसका समय देखे कहां से था, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय था। और चूंकि हमें सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो एशिया का बोगुजकोई अभिलेख है, जो कि तुर्की से मिला है, 1400 ईस्वी पूर्व का है। और देखिए यहां से हमें इसकी खोज किसने किया था, ह्यूगो विंकलर ने इसकी खोज 1907 में की थी। एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा गया है। यहां से एक प्रश्न आया था कि ये जो एशिया माइनर का अभिलेख है, जैसे जो कि बोगुजकोई का अभिलेख है, इसमें किन किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें इंद्र का किया गया, वरुण का किया गया, मित्र का किया गया, नासत्य का किया गया है। इन चार वैदिक देवताओं का उल्लेख हमें बोगुजकोई अभिलेख में मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति थी, यानी कि जो वैदिक आर्य थे, ठीक है, जो वैदिक आर्य थे, उनका संपर्क किससे रहा होगा, मध्य एशिया के तुर्की तक का ये जो क्षेत्र है, या फिर हमारी जो भारतीय सभ्यता का एक तरीके से कनेक्शन था, ठीक है, संपर्क हमें यहाँ तक मिलता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बोगुजकोई अभिलेख से किन देवताओं को, किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। एक कहानी इसमें बड़ी फेमस है, देखिए यहाँ पे 2 कबीले हुआ करते थे, जैसे कि एशिया में, तुर्की में 2 कबीले थे, जिसका एक का नाम था हित्ती कबीला, ठीक है, दूसरे का नाम था मितानी कबीला, ठीक है। और हमने आपको बताया था कबीला जो समुदाय होता है वो अक्सर अपने में युद्ध कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कबीले बहुत युद्ध करते हैं, लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बैठे और बोले कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो बोले कैसे ये मान ले कि आगे युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला चलो कसम खाते, शपथ लेते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो शपथ किसका लिया जाए, तो इन 4 देवताओं को, इन 4 वैदिक देवताओं को ही साक्षी मान करके इन दोनों कबीले ने जो है शपथ लिया था कि आगे भविष्य में हम किसी तरह का युद्ध नहीं करेंगे, जिस कारण से हमें बोगुजकोई अभिलेख से इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है, यह है अशोक का अभिलेख, जो कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। अशोक का अभिलेख माना जा रहा है, और इसके जो अभिलेख मिले जैसे कि मास्की से मिला है कर्नाटक के, ठीक है, यहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं। और चूंकि ये माना जा रहा है, उससे भी प्राचीन अभिलेख जो है वो दोस्तों है हड़प्पा का अभिलेख, ठीक है। हड़प्पा में भी हमें अभिलेख मिले, मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पे कुछ लिखा गया है। चूंकि हड़प्पा की जो लिपि थी, ठीक है, हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक लिपि, यानी कि चित्रात्मक, चित्रों के माध्यम से जो है वो अपने भाषाओं को लिखते थे। क्योंकि उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, करीब 300 से 400 लिपियां खोजी गई हैं, कुछ मछली के आकार की हैं, कुछ देखेंगे अगर आप तो वहां पे आपको लिपि दिखेगी। तो इन लिपियों को नहीं पढ़े जाने के कारण हम वर्तमान में जो है भारत के सबसे प्राचीन जो अभिलेख मानते हैं वो अशोक के ही अभिलेख मानते हैं। और अशोक का जो समय था वो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का था। देखिए यहाँ पे BCA आ गया, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय, 1ली शताब्दी से पहले का समय है। भारत में देखा जाए अगर देखिए इन लिपियों पे जो ये जो अशोक की जो हमें अभिलेख मिले, उनमें जो लिपि का इस्तेमाल किया गया था वो ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि इसलिए हम सबसे जो प्राचीन लिपि मानते हैं वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। और यहाँ पे देखा जाए अभिलेख देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान से मिले थे। ब्राह्मी लिपि को देखिए सबसे पहले जिसने पढ़ा था वो 1837 में पढ़ा था, जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, यहाँ से भी आपके प्रश्न मिलते हैं। और फिर जब अशोक के बाद देखिए अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा से संवाद करने की शुरुआत की थी, ठीक है। इसने अभिलेखों के माध्यम से अपने आदेशों को प्रजा के सामने रखा, अपने धम्म नीतियों को, कि उसकी जो धम्म नीति थी
वो कैसी है, उनको अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर उसे किसी को कुछ आदेश देना होता था, कोई नियम बनाने होते थे अपने प्रजा के लिए, तो वो इन अभिलेखों के ही माध्यम से लोगों के सामने लेके जाता था। तो ये अभिलेख जो थे, ठीक है, तो इन्हीं के बाद, चूंकि शुरुआत अशोक के काल से होती है, तो अशोक के बाद के जो अभिलेख होंगे वो हमें दो भागों में बढ़ जाएंगे। एक सरकारी अभिलेख होगा, दूसरा देखा जाए एक निजी अभिलेख होगा। अगर हम सरकारी अभिलेख की बात करें तो जो राजकवि हुआ करते थे, जो राजाओं के अधीन, जो उनके दरबार में जो कवि रहा करते थे, उनके द्वारा जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग को पता ही होगा, हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति मतलब होता है तारीफ, प्रशस्तियां मतलब होता है तारीफ, और प्रयाग प्रशस्ति में किसकी तारीफ लिखी गई है, किसके विजयों के बारे में लिखा गया है, समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में लिखा गया है, जो कि गुप्त वंश का शासक रहता है। तो ये जो उनके कवियों के द्वारा, जो राजाओं के कवि थे, उनके दरबार में रहा करते थे, उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे जाते थे, जो राजा के द्वारा जो भूमि दान दिया जाता था, भूमि अनुदान दिया जाता था, जो पत्र होते थे, वो हम राज के जो सरकारी अभिलेख लिखेंगे। जो निजी अभिलेख हो गए वो अधिकांशतः हमें मंदिरों में मिलेंगे, मूर्तियों पर उत्कीर्ण मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आज भी आप मंदिरों वगैरह में जानते होंगे तो वहां पे एक प्लेट लगी होती है। अगर किसी ने मंदिर को दान दिया, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो हम क्या करते हैं, उसके अपना नाम लिख देते हैं और वहां पे एक सील की तरह वहां पे लगवा देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी आता है देखता है, अच्छा इसने दान किया। तो ये जो मंदिरों में जो लोग किसी ने दान किया होगा, चाहे व्यापारी कर रहे होंगे, कोई भी रहा होगा, और क्या फिर उसने कोई जो है मूर्तियों का उत्कीर्ण करवाया, तो ये सब क्या हो गया, आपके निजी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि अभिलेख क्या थे? चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में देखेंगे कि आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया है। हम लगभग 15 से 20 अभिलेखों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहां से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, यहाँ देखिए एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ अभिलेख से संबंधित शासक दिया हुआ है, और उस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है या फिर उस अभिलेख की क्या विषय वस्तु है, ये एक तरफ दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख कहाँ पे, हाथी गुम्फा कहाँ पे है, देखिए ये उदयगिरी की पहाड़ी है, और कहाँ पे ये स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और ये देखिए कलिंग, जो कि उड़ीसा का प्राचीन नाम है, कलिंग का एक शासक है जिसका नाम है खारवेल। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख है। इस अभिलेख की विषय वस्तु देखें, या इस अभिलेख के जो महत्वपूर्ण बिंदु है देखिए ये क्या है, ये ब्राह्मी लिपि का अभिलेख है और ये प्राकृतिक भाषा में एक बिना तिथि वाला लेख है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम भारतवर्ष बोलते हैं, तो भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो हमें हाथी गुम्फा का अभिलेख से मिलता है। और ये देखा जाए प्रथम नहर निर्माण का जो हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो भी हाथी गुम्फा का अभिलेख है। तो यहाँ पे नहर निर्माण और नंद वंश का उल्लेख करने वाला ये प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। जब मैं आपको सिलेबस बता रही थी और मैं बता रही थी जब मगध का उत्कर्ष होता है तो मगध में जो है कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों का स्थापना होती है। इसमें सबसे पहला वंश था हर्यक वंश था, दूसरा वंश देखा जाए तो शिशुनाग वंश था, और तीसरे वंश की बात की जाए तो तीसरा वंश था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। और नंद वंश के जो ये महापद्मनंद है, महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग से एक जीन सेन की प्रतिमा, जो कि किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जीन सेन की प्रतिमा को ये मगध लेकर के आया था महापद्मनंद, जिससे कि हमें ये जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है ये जैन धर्म से भी संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। और जब इसने आक्रमण किया कलिंग पर तो इसने वहां पे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो नहर का निर्माण कराने का जो हमें प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नहर निर्माण का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है, वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। कलिंग में महापद्मनंद के द्वारा जो नहर का निर्माण कराया गया था इसमें ये चीज बताई गई है। यहाँ पे जो खारवेल है, कलिंग के शासक खारवेल है, उसके शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन मिलता है, यानी कि जब उसने किस तरीके से, जब उसका जन्म हुआ, जन्म से फिर वो बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था के बाद वो शासक बना, तो ये सारी जानकारी, इसका क्रमबद्ध हमें जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न आया है, जूनागढ़, जिसे हम गिरनार भी कहते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख या फिर गिरनार का अभिलेख किससे संबंधित है, ये देखिए उज्जैन का शक
शक महाक्षत्रप है, और जो कि रुद्रदामन, देखिए शकों के द्वारा ना क्षत्रप प्रणाली की स्थापना की गई थी और वहां के शासक वगैरह ना स्वयं को क्षत्रप कहते थे। तो यहाँ का रुद्रदामन प्रथम है जो कि एक शक शासक है, और हमने बताया था कि मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आक्रमण हिंदीवन शासक करते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पार्थियन आते हैं, फिर उसके बाद कुषाण आते हैं। तो ये शक शासक है रुद्रदामन। और ये देखा जाए ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रथम संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है, वो जूनागढ़ या फिर गिरनार का अभिलेख है, जो कि किसका है, रुद्रदामन प्रथम का है। ठीक है, आगे देखेंगे और भी जो है जूनागढ़ अभिलेख होगा, जैसे कि स्कंदगुप्त से संबंधित होगा। ये चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पे देखो ये जो अभिलेख है ये है चंपू शैली में लिखा हुआ है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है इसे, और ये चंपू शैली में लिखित प्रथम अभिलेख है। इसमें देखिए एक विवरण मिलता है कि रुद्रदामन का एक विवरण है, और इसमें ये बताया गया कि रुद्रदामन ने गिरनार में जो सुदर्शन झील है, देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण करवाया था गिरनार में। अच्छा, तो पुनर्निर्माण करवा रहा है, तो यानी कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मौर्य वंश का शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, उस पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र यानी कि अशोक के द्वारा इसमें जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद जो है स्कंदगुप्त, ये जो आपका रुद्रदामन प्रथम आता है, जिसके द्वारा जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है सुदर्शन झील का, और इसके समय जो सौराष्ट्र का जो गवर्नर रहता है वो सुविशाख रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सुविशाख के समय, ठीक है, सुविशाख रहता है। और फिर इसके बाद गुप्त वंश का शासक आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के भी द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाएगा, पुनर्निर्माण किसका, सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, और उस समय वहां का गवर्नर कौन रहता है दोस्तों, पुष्यगुप्त रहता है। फिर उसका उसका पुत्र अशोक के समय पुनर्निर्माण, तुषाद उसका सौराष्ट्र का गवर्नर रहता है। फिर उसके बाद रुद्रदामन आता है, रुद्रदामन के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया जा रहा है, पुनर्निर्माण। उस समय वहां का सौराष्ट्र गवर्नर कौन रहता है, सुविशाख रहता है। और अंतिम जो शासक जो है सुदर्शन झील से संबंधित वो कौन है, स्कंदगुप्त है। और स्कंदगुप्त के बारे में बात किया जाए तो उस समय पड़दत रहता है वहां का सौराष्ट्र का, उसका पुत्र रहता है चक्रपालिक। चक्रपालिक के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है। तो 4 जो है शासक इससे संबंधित है, सुदर्शन झील से प्रश्न पूछा गया है। तो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अगला है वो गरुड़ स्तंभ लेख है, जो कि बेसनगर विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे देखिए हिंद यमन एक शासक है जिसका नाम है एंटियालकिडस। ठीक है, एंटियालकिडस का एक राजदूत है यूनानी राजदूत जिसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है वो विदिशा आता है, और उसने जो है वो भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो वैष्णव धर्म का अनुयायी हो जाता है। और इससे चूंकि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी होता है, वैष्णव धर्म को अपनाता है, तो इससे चूंकि ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का ये समय है। ठीक है, और तो इस समय देखा जाए इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में जो भागवत धर्म के जो विकास है कि किस तरीके का उसका विकास था, किस तरीके से भागवत धर्म का पालन किया जाता है, इन सब की जो जानकारी या फिर प्रथम अभिलेखी जो साक्ष्य भागवत धर्म के विकास का वो कौन है, गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हेलियोडोरस का, बेसनगर का। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख। अगला हमारा प्रयाग स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखा जाए कई बार प्रश्न पूछा गया, प्रयाग स्तंभ जो कि कहां से मिला है, प्रयागराज से मिला है, उत्तर प्रदेश के। ये देखा जाए गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके बारे में चूंकि अगर प्रयाग स्तंभ लेख की बात किया जाए तो ये एक प्रशस्ति है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, और ये चंपू शैली में जो है इसको लिखा गया है। समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में, उसके नीतियों के बारे में उल्लेख किया गया। अगर हम देखें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने का कारण यह है कि इसने जितने भी युद्ध किए उसमें ये विजयी रहा था। इसने उत्तर भारत के शासकों को जो है पराजित किया, उनको अपने क्षेत्र के अधीन लिया। वहीं इसने दक्षिण भारत के शासकों को भी पराजित किया, उनको अप्रत्यक्ष तरीके से अपने जो है अधिकार क्षेत्र में लिया था। इन सब की जानकारी हमें हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से या फिर प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख की कहानी ये देखिए, ये जो स्तंभ लेख है ये सबसे पहले कहां पे था, कौशाम्बी में था। ठीक है, कौशाम्बी में था,
और जिसको बनवाया किसके द्वारा गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और इसको देखा जाए 370 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयागराज लाने का कार्य किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। तो हमें स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख से हमें किन किन शासकों के बारे में पता चलता है, अशोक के बारे में पता चलता है, ऊपर अशोक के बारे में लिखा, उसके देखिए नीचे तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में पता चलता है। आगे देखेंगे तो 1605 में जब मुगल वंश का शासक है अकबर का पुत्र जहांगीर जब गद्दी पे बैठता है तो उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो भी हमें प्रयाग स्तंभ लेख में उसका उल्लेख किया गया है। तो जहांगीर के भी बारे में हमें प्रयाग स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। प्रश्न यहां से पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौशाम्बी जो स्तंभ जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको कौशाम्बी से प्रयाग लाने का कार्य किसके समय में हुआ था, किसके द्वारा, तो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था 370 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं तो अगला जो हमारा स्तंभ लेख है देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है ऐहोल, जो कि कहाँ पे है, अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल एक स्थान है, कर्नाटक में है। और ये अभिलेख देखिए वहां पे ऐहोल जो कि कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहां पे बादामी के चालुक्यों, जिन्हें हम वातापी के चालुक्य कहते हैं, यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक रहता है, प्रतापी शासक रहता है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। और ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन के बारे में पता चलता है, उसके विजय नीति के बारे में पता चलता है, जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जिसका नाम है रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना किया गया था, जो कि संस्कृत भाषा में किया गया था। और इससे हमें पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी के चालुक्य का शासक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें यह बताया गया है कि जब इसका समकालीन है उत्तर भारत का शासक कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक है जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। और वो जो है पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन है। उत्तर भारत का शासक दक्षिण की तरफ अपना विस्तार करना चाहता, और ये है दक्षिण भारत का शासक चालुक्य शासक, ये उत्तर की तरफ अपना विस्तार करना चाहता है। इसी क्रम में दोनों का युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा जिसे रेवा नदी के भी नाम से जाना जाता था प्राचीन में, और यहाँ पे युद्ध होता है। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, ठीक है। और फिर जो हर्षवर्धन की दक्षिण भारत की तरफ जो विस्तार नीति थी या फिर विकास की नीति थी वो वहीं से खत्म हो जाती है। तो ये सब की जानकारी हमें कौन दे रहा है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख एक तरीके से पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां है, तारीफ है। और इसमें सर्वप्रथम गुर्जर जातियों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। गुर्जर जो जातियां रहती थी गुजरात और देखेंगे राजस्थान के क्षेत्र में रहती थी, तो सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो ऐहोल अभिलेख है, ठीक है। आगे देखेंगे एरड़ अभिलेख है। एरड़ अभिलेख जो कि एरड़ नामक स्थान जो कि मध्य प्रदेश में वहां से मिला था। ये गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त का। देखें गुप्त वंश के शासकों के बारे में बहुत ज्यादा जो जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, इसलिए हम बहुत सारे इनके अभिलेख पढ़ेंगे, इनसे संबंधित बहुत सारे सिक्के हमें मिलेंगे। तो बहुत इनसे जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर गुप्त काल की जानकारी बहुत ज्यादा मिल रही। तो अगला जो अभिलेख है एरड़ स्तंभ लेख है, जो कि गुप्त कालीन शासक समुद्रगुप्त का है। और ये देखा जाए बेदर्मी शैली से लिखा गया है। इसमें जो है समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी जो है मिलती है। अगला अभिलेख है मथुरा स्तंभ लेख है, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से मिला है। ये देखा जाए गुप्त कालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिसे हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य इसका उपाधि थी। शकों को पराजित किया था इसने। प्रथम अभिलेख जिसमें देखा जाए तो गुप्त वंश का या गुप्त संवत का जो है पहला वर्ष वर्णित किया गया है। देखिए जो गुप्त थे ना वो बौद्ध यहाँ पे जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। ये बौद्ध यहाँ पे माफ करिएगा बौद्ध नहीं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त वंश के सम्राट या फिर गुप्त जो शासक थे, इनका जो राज्य का धर्म जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव था, और इनका जो राजकीय चिन्ह था वो देखिए गरुड़ था, ठीक है। लेकिन ये अन्य धर्मों के भी प्रति क्या करते थे, इनकी सहिष्णुता की नीति थी। गुप्त वंश के समय में भले ही इनके शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे, लेकिन इनके समय में बौद्ध धर्म का भी बहुत उत्थान होता है, बहुत विकास होता है। तो अन्य धर्मों के प्रति जो इनकी सहिष्णुता की नीति थी, अन्य धर्मों के भी प्रति जो इनकी नीति थी वो हमें मथुरा स्तंभ लेख बताता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अगले की बात करें महरौली स्तंभ लेख। महरौली जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के सामने महरौली का जो है ये जो कि ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इससे हमें चंद्रगुप्त के दिग्विजय अभियानों के बारे में पता चलता है, और उसके द्वारा जो 7 युद्धों को पार कर बाल्टिकों पर
विजय प्राप्त करने का विवरण हमें महरौली स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है, अगले की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जूनागढ़ अभी देखिए हम लोगों ने बात किया, एक जूनागढ़ अभिलेख था किससे संबंधित, स्कंदगुप्त वो रुद्रदामन से संबंधित जो कि शक शासक था, और उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण था, पुनर्निर्माण। ये भी देखिए जूनागढ़ अभिलेख है जो कि किससे है, ये देखा जाए तो गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त है। ठीक है, स्कंदगुप्त की दोस्तों बात किया जाए तो स्कंदगुप्त जो है गद्दी पर बैठता है, कब बैठता है, 445 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और लगभग 467 तक जो है ये गद्दी पर रहता है। ठीक है, जैसे ये गद्दी पर बैठता है गुप्त वंश के शासक यानी गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर, इसके समय में जो है विदेशी आक्रमण होता है। कौन से वो रहते हैं विदेशी, ये हुड़ों का आक्रमण इसके समय में होता है। हुड़ जो थे ये मध्य एशिया की बर्बर जनजातियां थी और ये अपने क्षेत्र को छोड़ नए क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही थी, और नए क्षेत्रों में ये देखा जाए भारत की तरफ बढ़ती हैं। और भारत में इस समय गुप्त वंश रहता है, गुप्त साम्राज्य रहता है, और गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त का शासन रहता है। और इसी समय हुड़ों का आक्रमण होता है, उसने हुड़ों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसी के समय में जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है, और इसी झील के बगल में विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के बगल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से है। अगला देखा जाए भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी जो कि गाजीपुर का एक स्थान उत्तर प्रदेश में, ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त का जो युद्ध हुआ था हुड़ों से और पुष्यमित्रों से, उसका वर्णन हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और इसके द्वारा जो है स्कंदगुप्त के द्वारा जो विष्णु मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी उसका उल्लेख जो है हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अगला देखा जाए तो भीलसर है, जिसको हम भीलसर स्तंभ लेख कहते हैं। ये भीलसर जो कि एटा प्रदेश, जो एटा है, एटा जिला उत्तर प्रदेश का, वहां से है। ये देखा जाए ये है गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त का ये अभिलेख है। ठीक है, कुमार गुप्त का ये अभिलेख है, और कुमार गुप्त का प्रथम अभिलेख है जिसमें कुमार गुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली का विवरण है। गुप्त शासक की बात करें दोस्तों तो इनका जो समय लगभग माना जाता है 319 से लेकर के 500 माना जाता है ईस्वी तक का। और जो इसमें माना जाता है गुप्त के जो है संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे, उसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फिर कुमार गुप्त आते हैं जिसको क्या आप देख रहे हैं, फिर स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के बाद देखेंगे तो उत्तरवर्ती गुप्त शासक जो रहते हैं वो इतने योग्य, इतने मतलब कमजोर शासकों का एक दौर चलता है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य विघटित हो जाता है। तो ये जो है कुमार गुप्त तक का जो वंशावली है वो हमें किससे मिलता है, भीलसर अभिलेख से मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान से हमें मिला था। ठीक है, इसमें हमें कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख किससे मिलता है, भीलसर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला देखा जाए बिहारी स्तंभ लेख है, बिहारी शरीफ जो कि पटना की राजधानी, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। ये भी अभिलेख जो है ये भी गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त से संबंधित थे, और इससे हमें जो है स्कंदगुप्त के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसकी जानकारी मिलती है, और एक स्तूप निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। हमने क्या बताया कि गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहिष्णु थे। यानी कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म का भी उत्थान हो रहा है इस समय, तो यानी कि बुद्ध स्तूप का निर्माण करवाने का तात्पर्य क्या हुआ कि अन्य धर्मों को भी ये संरक्षण दिया करते थे, उनके एक तरीके से उत्थान में योगदान दिया करते थे कौन, गुप्त शासक। और स्कंदगुप्त के बिहारी स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था, स्तूप का निर्माण कार्य किया गया था। अगला देखा जाए एरड़ स्तंभ लेख है, जो कि एरड़ नामक स्थान से मध्य प्रदेश से मिला। ये बुद्ध गुप्त से संबंधित है, और ये चतुर्भुजी भगवान विष्णु का जो सर्वप्रथम हमें अभिलेखीय प्रमाण मिलता है वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। और जो ये सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनके नामों का प्रारंभिक प्रयोग जो है इसी में किया गया है। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला है हमारा, अगला देखा जाए तो ये है हमारा तालकुंडा का तालकुंडा स्तंभ लेख। ठीक है, तालकुंडा स्तंभ लेख की बात किया जाए दोस्तों तो ये देखिए किससे संबंधित है, तो ये है, ये कहां से हमें मिला है तालकुंडा, जो कि सिमोक मैसूर से है। ये गुप्त कालीन शासक है शांतिवर्मन मयूरवर्मन से है। इसमें दक्षिण के कदम्बों के इतिहास का हमें जानकारी प्राप्त होती है, और कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से जो संघर्ष हुआ था उसका उल्लेख हमें मिलता है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट है नासिक गुहा लेख, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। ये सातवाहन शासक गौतमी बलश्री और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का ये अभिलेख है। इससे हमें देखा जाए जो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहन शासक हैं, इसके सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों का वर्णन हमें नासिक गुहा अभिलेख से मिलता है। अगला है हमारा नानाघाट अभिलेख, नानाघाट जो कि पूना महाराष्ट्र में स्थित है। ये स्टार कर लीजिए, बार बार प्रश्न आया है। नानाघाट अभिलेख जो कि नागानिका से संबंधित है। नागानिका जो कि सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी थी। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका, उनका अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें, क्योंकि उनकी पत्नी का है, सतकर्णी प्रथम की पत्नी का है, तो उनके बारे में, ये सतकर्णी के प्रथम के बारे में जानकारी हमें इससे मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से कि भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य मिलता है वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सातवाहनों के द्वारा सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई गई थी, जिसका उल्लेख जो है हमें मिलता है नानाघाट अभिलेख से। और नानाघाट अभिलेख किसका है? सतकर्णी प्रथम, सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका से संबंधित है। स्टार कर लीजिए, प्रश्न आया है, आ भी सकता है। अगला है मंदसौर अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश से मिला है। ये मालवा शासक यशोधर्मन, देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक और यशोवर्मन भी शासक था जो हर्षवर्धन के बाद गद्दी कन्नौज का शासक बनता है, यशोवर्मन। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये यशोधर्मन है। ये यशोधर्मन का अभिलेख है, इससे हमें यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला स्टार कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, प्रश्न आ चुका है, फिर पूछा जा सकता है। अयोध्या अभिलेख, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। ये धनदेव का अभिलेख है, अयोध्या का अभिलेख जो है धनदेव। धनदेव कौन था दोस्तों? तो अगर मैंने मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग जो सिलेबस बताते हैं, मौर्योत्तर काल के दौरान क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। उसमें जो प्रारंभिक वंश रहता है उसका नाम है शुंग वंश, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का जो अयोध्या का गवर्नर रहता है, राज्यपाल रहता है, वो धनदेव रहता है। उसके द्वारा एक अभिलेख बनाया जाता है जिसका नाम है अयोध्या अभिलेख। उसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए जाते हैं उसका वर्णन हमें अश्वमेघ, ये अयोध्या अभिलेख से मिलता है। और ये 2 अश्वमेघ जो यज्ञ कराया जाता है उसका पुरोहित कौन रहता है? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो कि ये इनके दरबार में रहते थे, कौन? पुष्यमित्र शुंग के। तो पतंजलि इनके समकालीन थे और इन्हीं के द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है पुष्यमित्र शुंग के बारे, और इससे हमें अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, एरड़ अभिलेख है। ठीक है, एरड़ अभिलेख है, और ये देखा जाए तो गुप्त वंश का शासक है जिसका नाम है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त इसमें दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त। और भानुगुप्त का एक मित्र कह लीजिए या सेनापति है जिसका नाम है गोपराज। ठीक है, गोपराज युद्ध पे जाता है, गोपराज की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य मिलता है वो भानुगुप्त का अभिलेखीय एरड़ अभिलेख है। तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा? एरड़ अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का मित्र सेनापति गोपराज, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी ने जो है सती हो जाती है। ठीक है, ये था हमारे अभिलेख। अब हम आते हैं अपने अगले पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्के। सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के जो कि क्या कहते हैं? मुद्राएं। ठीक है, मुद्राओं के बारे में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखा यहाँ पे जो सिक्कों जो है, सिक्कों से बारे में अगर हमें बात करें तो सबसे पहले मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, या फिर न्यूमिस्मेटिक, इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप को मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और मुद्रा शास्त्र के, मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का भी एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, हम लोगों ने अभिलेख देखा, अब दूसरा मुद्राओं की दोस्तों बात करें तो जो सबसे आरंभिक मुद्रा थी या प्राचीन काल की जो सबसे प्रारंभिक मुद्रा थी वो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की मुद्रा, जिसे हम आहत मुद्रा कहते हैं या फिर आहत सिक्के कहते हैं, और इसको इंग्लिश में पंचमार्क कॉइन कहते हैं। मतलब एक धातु होती है किसी भी तरह की, चाहे वो तांबे की धातु हो, चाहे वो सोने की धातु, कोई भी धातु हो, चांदी की धातु, उस पर पंच करना यानी कि थप्पा देकर के कोई आकृति बनाना, उसी को क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। ये जो आहत सिक्के
थे, ये जो 5 मार्क कॉइन थे वो बिना लेख वाले सिक्के थे, इसमें लेख नहीं होता था, ठीक है, इसमें कोई भी लेख नहीं होता था, इसमें आकृतियां होती थी। और ये कौन कौन सी आकृतियां होती थी, जैसे मछली की आकृति होती थी, पहाड़ होते थे, हाथी, पेड़, अर्धचंद्र, सांड, ये आकृतियां होती थी। आप यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं इस तरह की आकृतियां हुआ करती थी। 5 मार्क कॉइन है आपके सामने, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे एक बार आया था कि पूछा था कि जो 5 मार्क कॉइन है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां होती हैं। यहाँ पे देखिए एक राजा रानी भी विकल्प में दिया था, तो राजा रानी आकृति नहीं होती। इसका जो प्रचलन होगा जब हिंद यवन शासक आएंगे तो उनके समय में राजा रानी प्रकार के सिक्के यानी कि उनकी आकृतियां बनी होंगी। लेख युक्त वाले सिक्के जो चलाएंगे हिंद यवन के शासक चलाएंगे, लेकिन बाकी ये जो आकृतियां होती हैं इस पे आहत सिक्कों पे होती है और उस पे कोई लेख नहीं मिलता है। और यही कारण है कि अगर हम देखें तो जो लेख वाले सिक्के होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छी जानकारी देते हैं उस समय के जो है शासन प्रशासन के बारे में। उस समय के बारे में अगर ज्यादा जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हिंद यमन के जब शासक आएंगे उनके द्वारा जब लेख युग के सिक्के चलाए जाएंगे, तो ये देख करके बाकी भी जो भारतीय शासक होंगे वो भी इस तरह के सिक्के चलाएंगे। तो उस समय देखेंगे तो लगभग यहाँ पे देखा जाए लगभग 206 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो आपका देखा जाए 300 तक ईस्वी का जो समय है, इसमें जो है इतिहास की जानकारी सिक्कों से बहुत ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। और जो अधिकतर जो सिक्के हैं, जो आहत सिक्के हैं वो अधिकतर चांदी के बने हुए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला है आहत सिक्कों को सर्वप्रथम सबसे पहले कहां खोजा गया था, तो 1800 ईस्वी में खोजा गया था कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किसके द्वारा खोजा गया था, तो कर्नल कोल्डवेल के द्वारा जो है इसे प्राप्त किया गया था। आहत सिक्कों का जो सबसे प्राचीन 5 मार्क सिक्के की बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुए थे भारत में। और इसमें जो है 5 मार्क सिक्कों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो 1835 में जैन प्रिंसेप ने जो है इसे 5 मार्क कॉइन कहा था, ठीक है। तो 5 मार्क सिक्के जैसे कि हमने बताया मुद्रा शास्त्र के जनक भी जैन प्रिंसेप है, और इन सिक्कों को 5 मार्क कॉइन किसके द्वारा कहा गया था, वो जैन प्रिंसेप के द्वारा कहा गया था। और इसका जो विस्तृत अध्ययन और व्याख्या की गई थी वो ईजे रैमसन के द्वारा किया गया था। स्टार कर लीजिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे प्रथम चूंकि हमने देखा ये 5 मार्क कॉइन है, भारत के सबसे आरंभिक सिक्के 5 मार्क सिक्के हैं जिसपे आकृतियां बनी होती थी। तो लेख युक्त वाले जो सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए वो चलाए गए हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, जो कि किसके बने थे, सोने के सिक्के थे। प्रारंभिक सिक्के चांदी के ऑलमोस्ट थे लगभग, और ये देखा जाए लेख युक्त सिक्के जो प्रारंभिक चलाए जाते हैं वो सोने के सिक्के हुए थे। किसके द्वारा, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। और ये जो शासकों ने इन्होंने द्विभाषिक और द्विलिपिक जो है सिक्के चलाए थे। जो सर्वप्रथम जो तिथि युक्त वाले सिक्के यानी कि जो तिथियां लिखी रहती थी उस तरह के सिक्के चलाए गए किसके द्वारा, शकों के द्वारा चलाया गया था। और शक शासक जीव दामन के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। ये मरुत्तर वंश के शासक हैं, ठीक है। मरुत्तर काल चल रहा है, उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण, सबसे पहले हिंद यवन शासक आते हैं, उन्होंने लेख युक्त सिक्के चलाए सोने के। उसके बाद देखिए शकों ने चलाए, शक शासक है जीव दामन, उसके द्वारा जो है तिथि युक्त सिक्के चलाए गए सर्वप्रथम भारत में, तिथियों वाले सिक्के। इससे हमें क्या पता चलेगा, उस समय के साम्राज्यों के समय के बारे में पता चलेगा। विशुद्ध रूप से नियमित यानी कि नियमित रूप से जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गया वो कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। लेकिन सर्वाधिक अगर स्वर्ण सिक्के मुद्राएं जारी की गई वो की गई गुप्त शासकों के द्वारा। ये चीज भी ध्यान रखेगा कि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा, क्योंकि कारण अगर देखा जाए कुछ भौगोलिक स्थिति थी उनकी। कुषाणों का जो कुषाण शासक देखिए कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाण मथुरा से लेकर के यहाँ उत्तर में देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है जहां से रेशम का मार्ग जाता है, और तो ये व्यापारिक केंद्र पर स्थित था। व्यापारिक केंद्र पर जब किसी राज्य से कोई मार्ग जा रहा हो तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा वहां पे चुंगी ले रहा होगा, उसका राजस्व बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसका कुषाण शासकों के पास बहुत ही ज्यादा राजस्व रहता है, ठीक है। इनकी जो इनकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की रहती है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, और इस वजह से इन्होंने विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन उसके बाद जो आते हैं गुप्त, उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। उतनी शुद्धता नहीं थी जितनी कुषाणों की थी। फिर उसके बाद देखिए शीशे और कोटिन के सिक्के चलाए गए सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहनों के समय में अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा गई थी देखा जाए, और इस समय शीशे और कोटिन के सिक्के चलाए गए थे। इतना राजस्व नहीं होने के कारण सातवाहनों के द्वारा भूमि दान देने की भी प्रक्रिया जो है प्रथा चलाई गई। तो वेतन के रूप में भूमि देने की प्रथा चलाई जा रही सातवाहनों के द्वारा, जिसके बारे में हमें जानकारी किससे मिली, नागानिका के नाना घाट अभिलेख से मिल रही है, ठीक है।
देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है कि जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात, जब सिक्कों पे जो तिथि अंकित रहती है उससे जो मुद्रा जारी करने वाला जो शासक है उसके तिथि के विषय में जानकारी मिलती है। तो शासक की तिथि के बारे में कि जो मुद्रा जारी कर रहा है उस शासक ने तिथि लगाया तो हमें पता चलता है कि इस शासक का इस समय तक का शासनकाल रहा होगा, तो हमें इससे पता चलता है। अगला देखा जाए, जो मुद्राएं जहां जहां से प्राप्त हुई हैं इस आधार पे हमें उस शासक के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि उसका साम्राज्य का विस्तार कहां कहां रहा होगा, कौन कौन सा क्षेत्र उस शासक के अधीन आता था। जैसे कि अगर हम देख लें भारत सरकार की जहां जहां मुद्राएं चलती तो उसमें क्या पता चलता है कि भारत सरकार का नियंत्रण कहां कहां पे है। ठीक है, तो देखा जाए जहां जहां पे हमें भारत सरकार की मुद्राएं जारी की जाती है, जहां पे भारत सरकार के रुपए की मान्यता होगी वहां वो क्षेत्र भारत सरकार का होगा। उसी तरीके से जहां जहां से हमें ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उससे हमें उस शासक के साम्राज्य के विस्तार का, साम्राज्य की सीमा के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज पता चलती है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी पता चलती है। मान लीजिए कोई क्षेत्र, वहां बहुत सारे एक ही जगह पे बहुत सारी मुद्राएं मिली हो, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के की मुद्राएं मिली, बहुत सारी मुद्राएं, तो इससे हमें पता चलता है कि उस राज्य की, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। ठीक है, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में हमें मुद्रा मिल रही है और वो जो है वो जो मुद्राएं हैं वो उसमें बहुत सारे धातुओं का मिश्रण है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसमें मुद्राओं में मिश्रण हो रहा है। ठीक है, अगर ये रहते जहां जहां पे मुद्राएं, जैसा कि हमने बताया जहां जहां से मुद्राएं मिल रही है साम्राज्य का विस्तार पता चल रहा है। वहीं पे देखा जाए उस मुद्राओं पे जो देवी देवताओं के चित्र अंकित है उससे हमें उस धर्म के, उस राज्य के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि गुप्त शासकों ने बहुत सारे जो वैष्णव धर्म के कुछ हमें दिखते हैं जो चित्र मिलते हैं, अंकित मिलते हैं, बहुत सारे की मुद्राएं चलाई थी। हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा कितने तरह की मुद्राएं चलाई गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी जो मुद्राएं मिलती हैं उनसे हमें उनके धार्मिक जो है मान्यताएं कि किस तरह का धर्म शासन करा होगा, प्रशासन करा होगा, उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो विदेशों में जो भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई है उससे जो है प्राचीन शासकों के अन्य देशों के साथ किस तरीके के संबंध थे, उनके व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हमें अगर एक एग्जांपल देखें, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो हमें मेसोपोटामिया के सभ्यताओं से प्राप्त हुई, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के सभ्यताओं से संबंधित थे। ठीक है, उनके बीच में कुछ व्यापार हुआ करता था। तो इसी तरीके से जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में भी जो मुद्राएं मिली है उससे हमें उनके व्यापारिक जीवन के बारे में पता चलता है। अगला है कि जहां पे जो मुद्राओं पे जो अंकित चित्र हैं, जो संगीत वाद्य यंत्र हैं, उससे हमें उस समय के कला और संगीत के विषय में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि समुद्रगुप्त को एक मुद्रा पे उसको जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो वीणा बजा रहा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस समय जो है कला किस तरह का रहा होगा, संगीत किस तरह का, शासक का रुझान किसकी तरफ है, तो ये सब जो है हमें पता चलता है मुद्राओं पे अंकित विभिन्न चित्रों से, विभिन्न वाद्य यंत्रों से। तो ये हमें पता है कि हमने पुरातात्विक शोध के अंतर्गत अभिलेख देखे, अभिलेख से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती, किन किन शासकों से, ये देखा। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य था वो था हमारा क्या, सिक्के। सिक्कों से हमने देखा कौन कौन से कहां से किसके किसके द्वारा सिक्के जारी किए गए और इन सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये हमें पता चला ये महत्वपूर्ण तथ्य पे। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं स्मारक। ठीक है, स्मारक की बात किया जाए दोस्तों तो देखा जाए स्मारकों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो स्मारक है, स्मारक में देखेंगे तो महल आ जाते हैं, मंदिर आ जाते हैं, ठीक है, स्थापत्य आ जाते हैं। तो इनके निर्माण से हमें उस समय के जो है वास्तुकला कि विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है कि किस तरीके से जो वास्तुकला का विकास हो रहा है इन स्मारकों के अध्ययन से हमें पता चलता है। तो पुरातात्विक सामग्री में देखा जाए तो स्मारकों का भी बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि हमने बताया वास्तुकला के विकास के बारे में जानकारी पता चल रही है। इन स्मारकों में देखा जाए तो भवन आते हैं, मंदिर है, स्तूप है, विहार है, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इन स्मारकों के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज के बारे में, जो उनकी धार्मिक नीति किस तरीके से, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं उनको, जो देखिए जाए उत्तर भारत में जिस शैली में मंदिरों का निर्माण होता था, ठीक है, उस शैली को क्या कहा गया था, नागर शैली कहा गया था। तो नागर शैली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जिन शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता था उसको द्रविड़ शैली कहा जाता था और द्रविड़ शैली की कुछ अपनी अलग विशेषताएं, इन दोनों शैलियों में कुछ फर्क है। तीसरी शैली भी देखिए दक्षिणा पथ में कुछ मंदिर, दक्षिणा पथ है। ठीक है, दक्षिणा पथ यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत का जहां जोड़ हो रहा, वहीं पे दक्षिणा पथ में बेशर शैली का विकास हुआ था।
ये भी मंदिर स्थापत्य शैली से, ठीक है, संबंधित है। बेशर शैली का विकास हुआ था, और बेशर शैली में दक्षिण भारत और उत्तर भारत यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का हमें दोनों की ही विशेषताएं देखने को मिलती है बेशर शैली में। तो ये सबसे हमें क्या पता चल रहा है, उस समय के जो है विकास, जो स्थापत्य वास्तुकला के विकास के बारे में जानकारी मिल रही है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अगली चीज दी हुई है वो है कि अगर हम स्थापत्यों से देखा जाए तो इन्हीं स्थापत्यों से हमें भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। नहीं तो हम क्या सोचते थे कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का ही जो इतिहास है, भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, 6वीं शताब्दी 600 ईस्वी पूर्व का। लेकिन इन्हीं स्थापत्य जब उत्खनन हुआ, स्थापत्य प्राप्त हुए, तो हमें पता चला हमारी सभ्यता तो और भी पुरानी, और हमें भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी जानकारी मिली इन्हीं स्थापत्यों से। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होने, हड़प्पा की मोहनजोदड़ो से उत्खनन से जो वहां पे भवन के अवशेष मिले, उससे हमें विश्व की प्राचीन सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ पे अगला दिया है, कलाकृतियां दी हुई हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पे देखिए मिस हो गया बताना, ये जो मंदिर वगैरह है, मंदिर वगैरह का सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ही ऐसे मंदिर बने थे जो भारतीय शैली के थे, यहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कि उत्तर, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी जो देश है, जैसे कि यहाँ पे कंबोडिया है, ठीक है, कंबोडिया है, कंबोडिया में अंकेश्वर, यहाँ पे जो है एक मंदिर का निर्माण था जिसका नाम है अंकोर वाट, माफ करिएगा अंकोर वाट, ठीक है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण, ये भी भारतीय जो है मंदिर है। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा देखा जाए तो इंडोनेशिया का जो द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम है जावा द्वीप, ठीक है, जावा द्वीप से एक मंदिर मिली है जो कि जिसका नाम क्या है, बोरोबुदूर, ठीक है, बोरोबुदूर। ये मंदिर देखा जाए बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। ये भी हमें क्या पता चलता है, इन मंदिरों के निर्माण से हमें, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ये मंदिर बने, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत के जो संस्कृति थी, भारत की जो सभ्यता, उसका विस्तार हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमें विस्तार बताता है भारतीय संस्कृति का, जहां जहां से जो है भारतीय संस्कृति पे आधारित जो है स्थापत्यों का निर्माण हुआ, इससे हमारा विस्तार पता चलता है। तो ये चीज तो ध्यान रखिएगा, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। जावा का ये देखा जाए बोरोबुदूर का जो मंदिर है जो कि महायान शाखा से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला है, और ये है हमारा कलाकृतियां। कलाकृतियों की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे जो है भारत के विभिन्न स्थानों से उत्खननों में अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से देखा जाए भित्ति चित्र स्तंभ, भित्ति यानी कि दीवालों पर बना हुआ चित्र, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं थी, ठीक है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफा है, ठीक है, वहां से हमें भित्ति चित्र मिला, जिससे हमें प्राचीन जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों का अध्ययन करने से बहुत सारी जानकारी मिलती है, खिलौनों का अध्ययन करने से, आभूषण आदि के बारे में जो है अध्ययन करने से इनके हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इन कलाकृतियों के आधार पर हम भारत की संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति रही है, जो कला संबंधी ऐतिहासिक जानकारी रही है, उसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ अभिलेखों से, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने आपसे बात किया कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों का, फिर हमने बात किया सिक्कों का, फिर स्थापत्य, फिर कलाकृतियां, जहां से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर पे या फिर अगले बिंदु पे, जो कि है हमारा प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत, ठीक है, ठीक है। देखिए प्राचीन जो इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है, उनको भी जो है कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम पहला क्या देख रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा क्या है, विदेशी साहित्य, ठीक है, यहाँ पे साहित्य है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य को भी दो भागों में बांटा गया, एक आपका धार्मिक साहित्य हो गया, दूसरा देखा जाए तो लौकिक साहित्य, ठीक है, यहाँ पे साक्ष्य नहीं साहित्य होना चाहिए था। धार्मिक साहित्य यानी कि जो धर्म से संबंधित है, लौकिक साहित्य या फिर जो धर्मेतर साहित्य यानी कि जो धर्म की इतर, यानी कि जिसमें धर्म की बातें नहीं हो, उस समय की लौकिक चीजों के बारे में बात हो रही हो, उस समय के तत्कालीन समाज के बारे में, उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में जिस साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, वो आपका लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें, जिसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक ब्राह्मण साहित्य के बारे में बांटा गया है, दूसरा देखा जाए तो ब्राह्मणेतर साहित्य, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य यानी कि जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित होगा, ठीक है, हिंदू धर्म से, और यहाँ पे जो ये भी ब्राह्मण, ये भी धार्मिक साहित्य ही है, लेकिन ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं होगा, अन्य धर्म से संबंधित। जैसा कि अगर हम ब्राह्मण साहित्य में देखें तो कौन कौन से वेद आ रहा है, ठीक है, वेद है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की, तो ब्राह्मण देखेंगे। अरण्यक के बारे में पढ़ेंगे, अरण्यक यानी कि जंगल,
उपनिषद, यहाँ पे जो है वेदांग है, फिर स्मृतियां हैं, सूत्र हैं, पुराण है, ये महाकाव्य है, ये क्या हो गया, ये हमारे ब्राह्मण साहित्य है। अगर हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें तो ये है, देखा जाए हमने बताया था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन होता है, कुछ नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्म है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इन दोनों धर्म से संबंधित जो साहित्य जिन्हें हम जैन साहित्य कहते हैं, बौद्ध साहित्य कहते हैं, और इनसे भी हमें तत्कालीन समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये हमारा ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आएगा। लौकिक साहित्य में भी देखा जाए 3 भाग है, एक आपका ऐतिहासिक रचना है, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक रचना है, तीसरा देखा जाए तो जीवनी है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक रचना है जिसमें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अगर हम लोग देखें तो सबसे ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कल्हड़ की राजतरंगिणी, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखा जाए तो आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, किसका, चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है, ये सब ऐतिहासिक रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पे अर्ध ऐतिहासिक वर्ड लिखा है। अर्ध ऐतिहासिक ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बैठी हूँ और मैं अपने आसपास जो सारी व्यवस्थाओं को देख रही हूँ, जो सारी चीजों को देख रही हूँ, उनको एक नाटक के रूप में या फिर एक कहानी के रूप में अभी लिखती हूँ, ठीक है, लेकिन अभी कुछ हजारों साल पहले किसी ने मेरे लिखे हुए को पा लिया और उसको पढ़ करके उसने क्या किया, एक बीते हुए समय के बारे में जानकारी दी, उसके लिए तो क्या हो गया, ये इतिहास हो गया। लेकिन अभी मैं लिख रही हूँ, मैं इतिहास को मान के नहीं कि मैं पीछे हुए समय को खोज रही हूँ, बल्कि मैं वर्तमान की स्थितियों को देख रही हूँ। तो ऐसे ही ग्रंथों को क्या कहा जाता है, जब लिखने वाला जो है पीछे के समय के खोज के आधार पे नहीं, बल्कि वो वर्तमान में हो रही चीजों को लिख रहा हो, तो उसी को ऐतिहासिक जो है ग्रंथ कहेंगे, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं कहेंगे। जैसे कि अगर हम माने कि उस समय के जैसे कालिदास के द्वारा जैसे मालविकाग्निमित्रम लिखा गया, ठीक है, ये सब नाटक है, ये मालविकाग्निमित्रम हो गया। दूसरा देखा जाए तो आपका अर्ध यहाँ पे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस होगी, ठीक है, मुद्रा राक्षस हो गई, ये सारी चीजें होगी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस होगी। इन सब से हमें क्या, अष्टाध्यायी होगी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभाष्य, ये सब क्या है, हमें अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं मिलेंगी। जीवनी के बारे में बात किया जाए तो किसी शासक की जीवनी है, जैसे कि हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है, उससे हमें बाण जीवनी है, एक तरीके से हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, ठीक है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। उसी तरीके से अगर हम विदेशी साहित्यों की बात करें तो हमने बताया कि भारत की भूमि पर बहुत सारे जो है विदेशी आया करते थे। सबसे यूनानी जो थे, यूनानियों में देखा जाए तो मेगस्थनीज आया था, इन लोग ने जो भारत के बारे में लिखा, इंडिका, ठीक है, यूनानी लेखकों के द्वारा। फिर चीनी यात्री में जैसे कि वेनचोंग आया, फाहियान है, इन्होंने भारत के बारे में जो देखा और यहाँ से जाकर के जो भारत के बारे में लिखा, उसका जब हम अध्ययन करके एक भारत के इतिहास की जानकारी को जानने, इतिहास की जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को भारत जो है विदेशी साहित्य, उसमें भी चीनी यात्रियों के द्वारा जो लिखा गया। अरबी साहित्य, अरब के यात्री जो आए थे, जैसे कि अल बरूनी आया था, उसके द्वारा जैसे किताब अल हिंद लिखी गई है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन करके हम एक भारत पीछे हुए समय की जानकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब हम इन सब को एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में भी देखा जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम वेदों को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके पहले हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में जान लें कि क्या है ये साहित्यिक स्रोत और क्या है इनका महत्व। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत है उसको अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, अध्ययन की सुविधा के आधार पर साहित्यकारों ने भी इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो आपका साहित्यिक स्रोत हो गया, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम धर्मेतर या फिर लौकिक साहित्य भी कहते हैं। हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखिए, जो धर्म से संबंधित या फिर जो इसके में धर्म विशेष से जो प्रभावित रहता है, उसी को हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। और इससे हमें जो है तत्कालीन समाज के बारे में, उस समय के धार्मिक नीतियों के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उससे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखा जाए जो अध्ययन की सुविधा के लिए जो धार्मिक साहित्य को भी देखा जाए 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका ब्राह्मण साहित्य हो गया, जिसके अंतर्गत वेद हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, फिर उपनिषद है, फिर वेदांग है, स्मृतियां हैं, सूत्र है, पुराण है, महाकाव्य है, ये आपका ब्राह्मण साहित्य आ गया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में भी देखा जाए जो कि 2 है, बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, जैन साहित्य को पढ़ेंगे, और इन सब से हमें जो है प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राह्मण साहित्य, उसमें सबसे पहला कौन सा साहित्य है, वेद है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद है, ठीक है। वेदों की दोस्तों बात करें तो वेद जो है, जो कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है, वेद माना जाता है। और इसका संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण
देवपायन वेदव्यास। देखिए इसका संकलन किया गया है, ठीक है, संकलन करता यानी कि बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी उसको एक जगह संकलित करके प्रस्तुत किया गया। ऐसा माना जाता है वेदों को जो रचना की गई थी वो वेद जो थे इसको अपरुषेय कहा जाता है। अपरुषेय यानी कि जो मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने मनुष्य को कुछ ज्ञान दिया, ठीक है, मनुष्य को कुछ ज्ञान दिया और बोला इस ज्ञान को तुम अपने अगले पीढ़ी या अगले लोगों को पहुंचाओ। लेकिन जब मनुष्य को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको लिपियों का तो पता नहीं था कि उसको लिपिबद्ध करे, कहीं पे ये चीज लिख दे। तो उसने सुना, उसको याद किया और सुना सुना करके अगले लोगों को, उनके बाद के लोगों को इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या किया, हस्तांतरित किया। चूंकि सुन सुन करके वेदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ गया, इस कारण से इसे हम जो है क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं वेदों को, क्योंकि ये स्वर्ण परंपरा पर आधारित यानी कि सुनने की परंपरा पर आधारित है। सुन सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गया। लेकिन चूंकि कई इसके जो है ऐसा देखा गया समय बीते कि ऋषि मुनियों ने ये विचार किया अरे ये जो ज्ञान दिया गया था ईश्वर के द्वारा, जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कई पीढ़ियों के बाद वो चीज अपने मूल रूप में नहीं रहेगी तो उनको चिंता होने लगी कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो उन्होंने इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, पूरे ज्ञान को पुनः एक बार संकलित किया और इसको एक पुस्तक में लिखा और इस संकलन कार्य किया गया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा। चूंकि इनके द्वारा संकलन किया गया तो इनको एक नाम दिया गया वेद व्यास, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, फिर दूसरा देखिए यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। हम इन्हें आज के ही क्लास में अच्छे से पढ़ लेंगे। हम वैदिक संस्कृति में यहाँ से जो तथ्य पूछे जाते हैं उनको हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत है ये बहुत ही ज्यादा तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई फैक्ट्स वाली क्लास है, हाई फैक्चुअल्स है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। और हमने आपको पहले ही बताया था फैक्ट्स तो आनी है, उससे लड़ना है, हमें फाइट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और इन सब वेदों को जो सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, संहिता के नाम से जाना जाता है। तो वेदों के चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अब हम एक एक वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है हमारा वेद। तो सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाएं यानी कि जो प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं को क्रमबद्ध ज्ञान है, उन ज्ञानों को संग्रह किया गया है, इसे इसको ऋग्वेद कहा जाता है। और इसकी जो रचना मानी जाती है वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। जैसा कि हमने बताया था वैदिक संस्कृति का जो समय पीरियड क्या है, ठीक है, वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो इसका जो समय है वो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का समय है, जिसमें देखा जाए 2 भागों में बांटा है। जिसमें से 1500 से लेकर के 1000 तक का जो समय है वो पूर्व वैदिक काल है। और इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिस कारण से इस काल को जो है ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। अन्य काल की जानकारी अन्य 3 वेदों से मिलती है, उत्तर वैदिक काल का। तो ये 3 डिवीजन है, ठीक है। तो 1500 से लेकर के 1000 और फिर 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल का है। ऋग्वेद से देखा जाए तो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, उनसे हमें उनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में मंडल की बात करें, पूछा गया प्रश्न कि कितने मंडल होते हैं, यानी कि कितने अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं। तो देखा जाए 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और कितने सूक्त होते हैं, यानी कि जो प्रार्थनाएं हैं, सूक्त को प्रार्थना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना कहा जाता है। यानी इसका मतलब होता है जो अच्छी तरह से जिसको बोला गया हो, ठीक है, वही क्या है, सूक्त है। और 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में दिया गया है, जिसमें से देखा जाए तो 1017 सूक्त है और 11 देखा जाए तो बाल खिल्य सूक्त है, पूछा गया है। और इसमें मंत्रों की संख्या 10,600, कहीं कहीं पे 10,580 भी कुछ लिखा है, उसे हमें नहीं ध्यान देना है। 10,600 जगह मंत्र है, ठीक है। इसमें से जो 10 मंडल है उसमें जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया, यानी कि नवीन मंडल है। लेकिन सबसे जो प्राचीन मंडल है वो कौन सा है, वो है 2 से लेकर के 7 का जो मंडल है, 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है, जिसे देखा जाए वंश मंडल भी कहा जाता है, कुंडल मंडल भी, कुल मंडल भी कहा जाता है, या फिर ऋषि मंडल या फिर गोत्र मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है इसे वंश मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल या फिर गोत्र मंडल? कारण क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है उसकी जो रचना की गई थी वो एक ही वंश के या फिर एक ही गोत्र के जो है ऋषियों के द्वारा की गई थी, जिस कारण से इस मंडल को सबसे प्राचीन मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता है और इसकी प्रामाणिकता सबसे अधिक है, ठीक है। और ये जो वंश मंडल है, वंश मंडल कहां से, 2 से लेकर के 7 तक, इसका जो आरंभ किया जाता है वो अग्नि की स्तुतियों से किया जाता है, यानी अग्नि की स्तुति की जाती है। अग्नि को क्या माना जाता है दोस्तों, मनुष्यों और
ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर यानी कि माध्यम माना जाता है कि जब हम अग्नि में कोई चीज आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अग्नि से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की तरफ जाता है और वो भगवान को अर्पित होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कुछ हम हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और उस समय जो कुछ भी हम उस हवन के दौरान जो कुछ भी बलि दे रहे हो, पशु बलि क्या कुछ भी दान कर रहे हैं उस हवन में, तो ये माना जाता है हम ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तो यह जो है अग्नि की स्तुति से प्रारंभ किया जाता है और यह सबसे प्रामाणिक माना जाता है। पहले यहाँ पे देखिए कुछ मंडल है जहां से प्रश्न पूछा गया है कि जैसे किस मंडल के रचनाकार कौन थे, या फिर किस मंडल को, कौन सा मंडल किसको समर्पित है। अगर हम पहले मंडल की बात करें तो जो पहला मंडल है वो अंगीरा ऋषि को जो है वो समर्पित है। दूसरा मंडल, दूसरे से लेकर के सातवां मंडल वंश मंडल है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा मंडल जो है सबसे छोटा मंडल है, स्टार कर लीजिए, और इसके रचयिता देखिए कौन है, गृसत मध्य भार्गव है, ठीक है, गृसत मध्य भार्गव है, जिनको जो है विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी या फिर इंजीनियर कहा जाता है, स्टार कर लीजिए। तीसरे मंडल की बात करें तो इसकी रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा, और इन्होंने देखा जाए ये जो मंडल है तीसरा मंडल, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और उसी में जो समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित है, ठीक है। चौथे मंडल की बात करें तो चौथा मंडल मामदेव अंगिरस के द्वारा जो है रचित किया गया और इसमें कृषि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सातवां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये गुरु वशिष्ठ के द्वारा रचित है और इसमें पारुसरणी, जिसे रावी नदी कहा जाता है, पारुसरणी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है, और इसमें जो है इस तट पर, पारुसरणी नदी के तट पर 10 राग के युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ द 10 किंग। ये एक तरफ देखा जाए भरत कबीला था, भरत था, ठीक है, भरत शासक थे, और दूसरी तरफ ये 10 राजा थे। भरत ने क्या किया था, राजा भरत ने देखा जाए तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुन लिया था, ठीक है। तो इससे कौन नाराज हो गए थे, गुरु विश्वामित्र जो है वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और भरत कबीले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के दौरान, इस युद्ध के दौरान भरत कबीला पराजय, यहाँ पे जो है विजयी हुआ था, और ये 10 राजा जो थे वो पराजित हुए थे, और ऐसा माना भी जाता है इनके नाम पे ही भारत का भी नाम पड़ा था, ठीक है। तो इसका उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। 9वें मंडल की बात किया जाए तो ये देखा जाए 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है, इसलिए इसको सोम मंडल भी कहते हैं। सोम देखा जाए ये एक पेय था, ठीक है, पेय पदार्थ था सोम, ठीक है, जो कि मूजवंत पर्वत पर मिलता था। प्रश्न पूछा गया किस पर्वत से, मूजवंत पर्वत से मिलता था। सोम एक पेय पदार्थ था और इसका सेवन देखिए इंद्र के द्वारा बहुत किया जाता था, ठीक है। और ये देखा जाए इसलिए इसको जो है सोम देवता को समर्पित किया जाता था, सोम देवता को, इंद्र को, ठीक है, और ये सोम मंडल भी इसलिए कहा जाता है। तो 9वें मंडल में हमें सोम के बारे में जानकारी मिलती है, सोम देवता को समर्पित ये मंडल है। 10वें मंडल की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा है, इसमें सर्वाधिक सूक्त है, और 10वें मंडल में देखिए पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, नासदिकी सूक्त है, सूर्य सूक्त, इसे विवाह सूक्त भी कहते हैं, प्रमुख है, ठीक है। 10वें मंडल में जो देखा जाए पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किसकी जानकारी हमें मिल रही है, प्रथम बार देखा जाए तो चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल रही है। चतुर्वर्ण व्यवस्था कौन है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है। नदी सूक्त से हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलती है कि सबसे पवित्र सर्वाधिक बार नदी सूक्त में देखा जाए तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी रहती है, सर्वाधिक जो है पवित्र नदी सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती जिसको किस नाम से जाना जाता है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, ये सब हमें नदी सूक्त में मिलता है। विवाह सूक्त में देखा जाए तो उस समय की जो वैवाहिक व्यवस्थाएं थी, यानी कि वैदिक कालीन जो विवाह प्रणाली थी, उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। यहाँ पे जो ऋग्वेद में देखा जाए, जो ऋग्वेद के दौरान जो यज्ञ किया जा रहा है, तो यज्ञ के कार्य को जिस पुरोहित के द्वारा किया जाता है उसको देखिए होता या होत्री कहा जाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता था कि ये जो देवताओं को यज्ञ में बुलाए वो और ऋचाओं का पाठ करते हुए उनके देवताओं की जो है स्तुति करना इस पुरोहित का कार्य होता था। तो ऋग्वेद के जो देवता को, ऋग्वेद के जो पुरोहित को क्या कहा जाता था, होता या होत्री कहा जाता था। हर वेद का अपना एक पुरोहित होगा, हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये था ऋग्वेद से संबंधित जानकारी। आते हैं अगले वेद पे, और हमारा अगला वेद है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की बात किया जाए तो ये मूलतः देखा जाए कर्म कांड पर आधारित था, ठीक है, कर्म कांड। तो जो ऋग्वेद में जो यज्ञ किया जा रहा है उसको किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए, ये सब की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। तो ये कर्म कांड प्रधान है, ठीक है। और यजु का मतलब होता है यज्ञ, और
तो यानी कि इस वेद में, यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित नियम बताए गए हैं, उससे संबंधित विधि के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है और इसका देखा जाए संकलन जो किया गया है वो गद्य रूप में किया गया। गद्य और पद्य दोनों ही रूप में है यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में, अगर हम वही सामवेद की बात करें तो वो पद्य में है, ठीक है, सामवेद के बारे में। और यहाँ पे देखा जाए ये जो यजुर्वेद है इसके दो भाग बताए गए हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की बात किया जाए तो ये गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। और वहीं इसमें देखा जाए इससे जो है संहिताएं कौन कौन सी, तो काठक संहिता जिसे कंठ संहिता भी कहते हैं, मैत्रेयी संहिता है, तैत्तिरीय संहिता, ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। और वाजने क्यों कहा जाता है ऐसा, तो वाजसेन के जो है पुत्र है जिनका नाम है याज्ञवल्क, याज्ञवल्क जो है इसके दृष्टा थे शुक्ल यजुर्वेद के, जिस कारण से इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अब हमने क्या बताया, पुरोहित होगा ही होगा हर वेद का, तो यजुर्वेद का जो संबंधित पुरोहित है उसको अधर्व्यू कहा जाता था। चौथा पुरोहित जो है ब्रह्मा होता था और ये देखा जाए यज्ञ का निरीक्षण करता था और ये देखता था कि कहीं ऐसा नहीं ना कि मंत्रों का उच्चारण गलत कर रहे हो, तो मंत्रों का उच्चारण सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निरीक्षण कौन करता था, ब्रह्मा करता था। और ऐसा बताते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा कठोर कर्मकांड हो जाता है, यानी कि अगर यज्ञ के दौरान आपने एक भी गलत शब्द बोल दिया किसी मंत्र का तो पूरा का पूरा यज्ञ खराब हो जाता था, पुनः एक बार फिर से यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इतनी कठोर जो था कर्मकांड होता था और यही कारण है आगे जाकर के इसका विद्रोह भी होगा, इसकी मान्यताओं का विद्रोह होगा। तो ये चीज इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखे, एक है हर लाइन में एक प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है सामवेद, ठीक है। सामवेद, साम का देखिए अर्थ होता है गायन, ठीक है, यानी कि गायन या फिर गान, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि सामवेद से हमें गायन के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें देखा जाए सामवेद देखा जाए पूरी तरीके से निर्भर है किस पर, ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ पे जो इसमें जो सूक्त दिए हुए 75 सूक्तों को छोड़ दो तो बाकी सभी सूक्त जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा वेद है वो पूरी तरीके से ऋग्वेद पर आधारित है, वो है सामवेद, क्योंकि इसके जो अधिकतर जो सूक्त है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। सामवेद जो कि गाने योग्य है, ठीक है, ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमें भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो कौन सा है, सामवेद है। इसी से हमें जो भारतीय संगीत में देखा जाए जो सारे गामा पा जो है, जो लय है, वो हमें इसी सामवेद से मिलती है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद माना जाता है, सामवेद माना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये पद्य में लिखा गया, गद्य और पद्य में यजुर्वेद है, पद्य में जो है सामवेद है। सामवेद की 3 शाखाएं दी गई है, कौन सी है, कौथुमीय है, जैमिनी है और रडायनीय है, ठीक है, ये 3 शाखाएं हैं। और चूंकि इसको जो है ये जितने भी मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में उसको जो गाने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, सामवेद कर रहा है। तो जो इसको गायन करने वाला जो पुरोहित होगा उसको क्या कहा जाएगा, उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद का जो है पुरोहित कौन है, उद्गाता है, ठीक है, ये था। अगला देखा जाए हमारा कौन सा है, अगला और नेक्स्ट है वो है हमारा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की बात किया जाए दोस्तों तो ये बहुत समय मतलब एक तरीके से ये सबसे बाद में जोड़ा गया ये वेद था, ठीक है, माफ करिए, होली। तो ये सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में जोड़ा गया वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जो रचना की गई थी वो अथर्वा ऋषि के द्वारा इस वेद की रचना की गई थी। और इस वेद में जो है देवताओं की स्तुतियों के साथ साथ जो देवताओं को स्तुतियां जो प्रार्थना की जा रही है उसके साथ साथ इसमें चमत्कार की बात की गई है, रोग निवारण की बात की गई, तंत्र मंत्र की बात की गई, जादू टोना, वशीकरण, शल्य क्रिया, ठीक है, औषधि विज्ञान, दर्शन, इन सब के बारे में मंत्र जो है अथर्ववेद में दिया है। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद जो है वो हमें आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति के भी बारे में बता दे, यानी कि ये अनार्य संस्कृति के संबंधित है। इसी कारण से अथर्ववेद को देखा जाए तो वेद त्रयी से बाहर रखा गया। वेद त्रयी क्या है, वेदों के 3 यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो 3 वेद है इन तीनों वेदों की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो विषय वस्तु है वो लगभग एक सी है, ठीक है, ठीक है। तो जो कि वेदों की जो तीनों हैं, ये जो तीनों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनकी तीनों विषय वस्तु एक है।
इस कारण से इनको वेद त्रयी में रखा गया। लेकिन यथर्वेद की जो विषय वस्तु है वो अलग है, जिस कारण से इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेद त्रयी के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है, तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण, क्या ये हमें बाकी वेदों में पढ़ने को मिला? नहीं ना, इसलिए अलग है। अथर्ववेद में देखा जाए 20 मंडल है और यहाँ पे 731 यानी कि 731 सूक्त है और इसमें मंत्र देखिए 5497 मंत्र दिए हुए हैं। अथर्ववेद में देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ब्रह्मा नामक पुरोहित के द्वारा इसका वाचन किया जाता है और अथर्ववेद को ही क्या कहा जाता है? इस कारण से ब्रह्मवेद कहा जाता है। इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रवेद एवं श्रेष्ठ वेद भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा वेद, 4 वेद। अब हम देखेंगे वेदों से संबंधित हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया जाए तो वेदों को समझने के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की गई। देखिए वेदों की जो भाषा थी बहुत ही कठिन भाषा थी, वो आज की वर्तमान संस्कृति की तरह नहीं थी, उसकी भाषा जो थी वो बहुत कठिन थी, तो जो कि आम लोगों तक समझ के बाहर थी। तो जो कि वेदों में ज्ञान के बारे में बातें की गई हैं, ठीक है, धर्म से संबंधित जानकारी दी गई है, तो इसका उनका उद्देश्य था कि ये जो ज्ञान है ये जन जन तक पहुंचे। तो जन जन तक पहुंचे तो जन की भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे कि लोग इसको समझ सके। इस कारण से वेदों को थोड़ा सरल भाषा में बदलने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना का उद्देश्य था कि वेदों की सरल व्याख्या के लिए, ठीक है, वेदों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ में देखा जाए वेद जो कि हम क्या कहते हैं, वेद जो है एक स्तुति प्रधान है। ठीक है, स्तुति मतलब बोल रहे हैं, वही ब्राह्मण जो है वो विधि प्रधान है। विधि यानी कि देखा जाए तो उसमें जो है विधियां जो जो उसमें बातें की गई कि यज्ञ करना चाहिए, ये कर्मकांड करना चाहिए, तो उसमें किस तरीके से यज्ञ करना चाहिए, कर्मकांड क्या है, वो विधि जो दी गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? यज्ञ कर्म का प्रधान, यज्ञ कर्म का विधान जो है ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ का विषय वस्तु है। अगर हम देखें कि प्रमुख ब्राह्मण जो ग्रंथ कौन कौन से हैं, वो देखा जाए ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, कौशिकी ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया, पंचविश ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, ये कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, हर वेद का अपना एक अरण्यक होगा और हर वेद का अपना क्या होगा? एक उपनिषद होगा। ठीक है, हम बात भी करेंगे क्या है ये अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो जिस ज्ञान को जंगल के शांत माहौल में, शांत चित्त में प्राप्त किया गया हो, ऐसे ज्ञान को अरण्यक कहा जाता है। तो अरण्यकों का अध्ययन जो है जंगल के शांत वातावरण में ही किया जाता है और इससे जो ज्ञान है एक तरीके से ये दर्शन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अरण्यक में दर्शन और ज्ञान की बातें की गई हैं, दर्शन व ज्ञान की बातें इसमें की गई हैं और इसमें जो है आत्मा और परमात्मा के संबंध की विवेचना किया गया। बेसिकली देखा जाए दर्शन होता क्या है? दर्शन एक तरीके से हम यहाँ पे देखिए, हमने वेदों को देखा था, वेद जो है मूलतः 2 भागों में बांटा गया था। एक तो आपका कर्म प्रधान है, दूसरा ज्ञान प्रधान है। ठीक है, कर्म प्रधान में जो कर्म कांड वगैरह की बातें, ज्ञान प्रधान में देखा जाए तो ये सब है, जैसे अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब ज्ञान प्रधान है। ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है? जैसे कि हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं, हमने अभी तक पढ़ा ईश्वर को जो है आहुति दिया जा रहा है, ईश्वर की प्रार्थना की जा रही है। इसमें क्या होता है कर्मकांड प्रधान में कि इसमें प्रश्न अपने आप से कि ईश्वर क्या है। ठीक है, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, ईश्वर और मेरा क्या संबंध है। ठीक है, ब्रह्म और ईश्वर का क्या संबंध है, मृत्यु क्या है, जगत क्या है, ये सब जो प्रश्न अपने आप से ये पूछा जाता है, यही क्या है? ज्ञान होता है, यही दर्शन होता है। ठीक है, तो ये भी अरण्यक जो है इसी पर आधारित है। और वहीं हम बात करें उपनिषद की। ठीक है, उपनिषदों की देखिए बात की जाए तो उपनिषद क्या है, देखिए अब आपके सामने खुल गया है उपनिषद। ठीक है, हम देखेंगे उपनिषद क्या होता है और जैसा कि हमने बताया उपनिषद अपने आप में एक ज्ञान संबंधी है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। ठीक है, उपनिषद की दोस्तों बात किया जाए तो उपनिषद में जिसका अर्थ होता है, देखिए उप का मतलब होता है समीप होता है, निषद का मतलब होता है पास बैठना। ठीक है, तो जिसने मतलब जिस ज्ञान को हम गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, इसे उपनिषद को देखा जाए तो वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है। तो यहाँ पे जो उपनिषद है यह मूलतः क्या है, जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों का जो सार हमें मिलता है किसमें? उपनिषद में देखने को मिलता है। जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों में क्या बातें की गई है, किससे संबंधित है, इन सब का सार हमें किसमें मिल जाता है? उपनिषद में मिल जाता है। तो जहां पे वेदों का अंत होता है
है उसी को वेदांत कहते हैं। और यहाँ वेद कहाँ पे अंत हो रहा है, उपनिषद में हो रहा है। और यही कारण उपनिषद दर्शन हमें पूरी तरीके से दर्शन बताता है, कौन, वेदों का, वो बताता है उपनिषद। यानी कि यहाँ पे वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है ये उपनिषद, और ये वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उपदेश बतलाता है कि वेदों का एक्चुअली क्या उद्देश्य है, क्या सर्वोच्च उद्देश्य है, ये सब कौन बता रहा है, हमें उपनिषद बता रहा है। उपनिषद के बारे में बात करें तो ये एक ज्ञान मार्गी रचना है और इसमें भारतीय दर्शन और बिंबसार के पूर्व के इतिहास का विवरण मिलता है। बिंबसार जो कि मगध वंश में हर्यक वंश का संस्थापक है, इससे पहले की जानकारी हमें मिलती है। और ये भारतीय दर्शन का जो सबसे प्राचीन वो है, ये उपनिषद है, ठीक है। यहीं से भारतीय दर्शन की भी शुरुआत होती है, ये चीज ध्यान रखेगा। देखिए उपनिषदों की संख्या के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद, ठीक है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार देखा जाए तो कुल 108 उपनिषद है, लेकिन अगर हम प्रामाणिकता के आधार पे जाए तो 12 ही उपनिषदों की अपनी प्रामाणिकता मानी गई है। जिसमें से देखिए कौन कौन से 12 उपनिषद ये हैं, देखा जाए इश है, केन है, कट है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, ठीक है, तैतरीय है। ये ध्यान रखिएगा, मुंडक अलग है, मांडुक्य उपनिषद अलग है, ठीक है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, ये चीज पता होनी चाहिए, प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पे तैतरीय है, ऐत्रेय है, ठीक है, छांदोग्य है, कौशिकी है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है। हम इन सब के बारे में फिर अच्छे से आगे बात करेंगे, इन उपनिषदों के बारे में कि कौन सा बृहद उपनिषद है, कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है, कौन सा सबसे प्राचीन है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे उपनिषद की, तो यहाँ पे हमने 12 उपनिषदों को देखा, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं कि मैंने बताया ना कि हर वेद का अपना एक उपवेद है, ठीक है। और हर वेद का अपना क्या है, एक हर वेद का अपना एक उपवेद है, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद का अपना अरण्यक है, हर वेद का अपना उपनिषद है, ठीक है। जो कि एक वेद है जिसका अपना कोई भी अरण्यक नहीं है, वो कौन सा, अथर्ववेद है, उसका कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बाकी सबके अपने वेद के अपने बाकी सारे भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और अगले पे चलते। अगला देखिए वेदांग है, ठीक है। वेदांगों की दोस्तों बात किया जाए तो वेदांगों की भी रचना जो की गई थी वो जनरली वेदों को समझने के लिए ही जो है वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदों के 6 अंगों की रचना की गई थी। वेदांग मतलब वेदों का अंग, ठीक है। वेदों का अंग जो है वो वेदांग है और 6 अंग है। और ये कौन कौन से, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, कर्ण, यहाँ पे छंद है और ज्योतिष है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इन सभी भागों को अपने शरीर से जोड़ के देखें, जिसमें से अगर हम नाक को देखें यानी कि नासिका को देखें तो ये हमारा शिक्षा से हो जाएगा। हाथ को देखा जाए तो कल्प से जोड़ा जा सकता है, मुख को देखा जाए तो व्याकरण से, ठीक है, निरुक्त को कान से, छंद को पैरों से और नेत्र को ज्योतिषी से जोड़ा जा सकता है। यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न यहाँ से कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा जो है वेदों में जो वैदिक शब्द है उनका उच्चारण कैसे करना है, उच्चारण के लिए जो है यहाँ पे शिक्षा वेदांग का निर्माण किया गया, ठीक है। से जो है व्याप्त देखे तो वैदिक शब्दों के उच्चारण के लिए। कल्प की बात किया जाए तो जो वैदिक कर्म कांड है उन कर्म कांडों की जो व्याख्या की गई है वो कल्प में किया गया। तो अब हवन करते हैं तो हवन हाथ से करते हैं ना, आहुति देते, कुछ भी देते हैं, हवन करें तो हाथ से, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो जो कर्म कांड के बारे में जो व्याख्या की गई है वो कल्प में किया गया। वहीं अगर हम व्याकरण की बात करें, ठीक है, व्याकरण की, तो जो भाषाएं हैं, जो वैदिक भाषा है, उन वैदिक भाषाओं का जो वैज्ञानिक आधार जो प्रदान किया गया है वो किया गया है व्याकरण में। निरुक्त की बात किया जाए तो जो वैदिक शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें निरुक्त बताता है। छंद की दोस्तों बात किया जाए तो छंद क्या है, इसमें छंद शास्त्र है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक चीज है जो निरुक्त की बात किया जाए तो यहाँ पे एक निरुक्त शास्त्र की रचना की गई थी, ठीक है। निरुक्त शास्त्र की रचना की गई थी किसके द्वारा, यास्क के द्वारा, ठीक है। यास्क के द्वारा निरुक्त शास्त्र की रचना की गई थी, ठीक है। व्याकरण की बात करें तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की गई थी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। और इस पे टीका लिखा गया था किसके द्वारा, ये देखा जाए तो टीका लिखा गया था पतंजलि के द्वारा, ठीक है, पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य जो है दोस्तों ये टीका लिखा गया है पाणिनि के अष्टाध्यायी पे, ठीक है। और अगला अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज और है, छंद। यहाँ पे छंद शास्त्र की भी रचना की गई थी, ठीक है। अगर छंद शास्त्र की बात किया जाए तो छंद शास्त्र जिसको पिंगल के द्वारा जो है, पिंगल के द्वारा छंद शास्त्र की रचना की गई थी, ठीक है।
अंतिम देख लीजिए ज्योतिष है, यहाँ पे जो है वेदांग ज्योतिष, जो कि लगन मुनि के द्वारा, ठीक है, लगन मुनि के द्वारा, ये लगध, ठीक है, लगध मुनि के द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी। ठीक है, ये जो 6 वेदांग है, इनके नामों के बारे में, इनके क्रमों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो हमें मिल रही है किससे, माफ करिएगा, रुक जाइए, ठीक है। तो हमें जो जानकारी मिलती है इन 6 वेदांगों के बारे में, वो हमें मुंडक उपनिषद से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन 6 वेदांगों के नामों के बारे में, इनके क्रम के बारे में जो जानकारी वो मिल रही है वो मुंडक उपनिषद से मिलती है। ठीक है, वेदांगों से हमें क्या पता चलता है, उस समय का किस तरह का समाज था, उन सब उस समय के जो धार्मिक जो रीतियां थी, जो धार्मिक मान्यताएं थी, उन सब के बारे में जानकारी हमें इससे वेदांगों से मिलती है। अगला बात करें दोस्तों, अगला है हमारी स्मृतियां। ठीक है, स्मृतियों के बारे में पढ़ते क्या है, तो जो कि स्मृतियों को देखें, चूंकि स्मृतियां जो थी उनका विकास हुआ था धर्म सूत्रों से, जिस कारण से स्मृतियों को हम धर्म शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इस स्मृतियों के अध्ययन से हमें उस समय के बारे में जो समाज था, उनकी जो क्रियाकलाप थी, समाज में किस तरीके से लोग रहते हैं, तो सामाजिक जीवन का जो क्रियाकलाप था उसकी जानकारी हमें इस स्मृतियों से मिलती है। अगर हम प्रमुख स्मृतियों की बात करें तो मनु स्मृति जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्रमुख स्मृति है। फिर देखा जाए याज्ञवल्क्य स्मृति है, फिर नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति और देवल स्मृति, ये कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्मृति कौन सी, मनु स्मृति, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति और सबसे प्रामाणिक स्मृति है। इसका रचना देखा, इसकी रचना मानी जाती है शुंग काल में हुई थी, जो कि ये मौरोत्तर काल है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और ये देखिए समय देख लीजिए, शुंग काल का लगभग ऐसा माना जाता है 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 जो है यानी कि 400 वर्षों का काल। इतना लंबा शुंग काल नहीं चला था, लेकिन ये जो शुरुआत की गई थी वो शुंग काल में हुई थी। ठीक है, एक्चुअली मनु स्मृति की रचना को लेकर के ना, इसके समय कब किस काल में हुआ था, इसको लेकर के थोड़ा ये डिबेटेबल जो है इशू है, विवाद है इस पर। अगला चलते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों से हमें जो है किस काल के बारे में क्या जानकारी मिलती है ये बताया गया है। तो सबसे जो प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, तो मनु स्मृति से हमें 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 यानी कि 400 वर्षों के काल के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, और ये किसके, शुंग काल से संबंधित। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात किया जाए तो 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी, यानी कि यहाँ से भी हमें 400 वर्षों के काल के बारे में पता चलता है, और ये मौरोत्तर काल, शुंग काल भी मौरोत्तर काल के दौरान था, सब अच्छे से समझेंगे। नारद स्मृति की बात किया जाए तो ये 300 से लेकर के जो है 400 ईस्वी, यानी कि 100 वर्षों का काल था, ये गुप्त काल से संबंधित है। पारशर स्मृति की बात किया जाए तो ये भी 300 से लेकर के 500, और ये भी गुप्त काल से संबंधित है। कात्यायन स्मृति 400 से लेकर के 600, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। बृहस्पति स्मृति की बात किया जाए तो 300 से लेकर के 500, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और अंतिम देखा जाए देवल स्मृति, जिसको पूरे मध्यकाल यानी कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां थी जहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, और आगे देखिए आपके सामने खुला है सूत्र। ठीक है, सूत्रों की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, वेदों के विधिवत अध्ययन करने के लिए, ठीक है, वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए और यज्ञों की विधा के नियमों का संक्षेप में व व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने के लिए एक सूत्रों की रचना की गई। तो जो वेद है उनका विधिवत तरीके से अध्ययन किया जा सके, और जो वेदों में जो यज्ञ के बारे में बात की गई है, उन यज्ञों की क्या विधा होनी चाहिए, उनके क्या नियम होने चाहिए, इनको सुव्यवस्थित तरीके से समझा जा सके, इस चीज के लिए जो है किसकी रचना की गई थी, वे सूत्रों की रचना की गई थी। ठीक है, सूत्रों की बात करें दोस्तों तो देखा जाए ये 4 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका श्रोत्र सूत्र है, दूसरा देखा जाए तो गृह सूत्र है, तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा देखा जाए तो शुल्ब सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से देखा जाए प्रश्न पूछा गया है। श्रोत सूत्र में देखा जाए तो यज्ञ और बलि संबंधी नियम बताए गए हैं, और जब राजा शासक का जब राज्याभिषेक होता है तो उसमें जो धार्मिक अनुष्ठान की जो विधियां होती हैं वो हमें श्रोत सूत्र से पता चलती है कि राज्याभिषेक के दौरान कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, उनके नियम के बारे में हमें श्रोत सूत्र से पता चलता है। गृह सूत्र नाम से ही पता चलता है, यानी कि गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थों के जो लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि इनका इस लोक में क्या कर्तव्य है, उनका ईश्वर के प्रति यानी कि पारलौकिक जीवन में क्या कर्तव्य है, ये सब बातें बताई गई हैं गृह सूत्र में।
यहाँ इसमें देखिए जात कर्म के बारे में बताया कि नामकरण, उपनयन, विवाह, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। वही अगर हम धर्मसूत्र की बात करें तो इसमें जो है नाम से समझ में आ रहा है कि धार्मिक और जो सामाजिक कर्तव्य है उसका उल्लेख जो है धर्मसूत्र में किया गया है। और इसमें जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी जो है समाज में क्या स्थिति थी उसके बारे में हमें धर्मसूत्र बताता है। उनके क्या क्या कर्तव्य, देखिए जो है ये जो वर्ण व्यवस्था थी पहले देखा जाए तो रंग आधारित थी, बाद में कर्म आधारित, पूर्व वैदिक काल में कर्म, बाद में देखा जाए तो जन्म आधारित हो जाती है। तो जन्म आधारित हो गई तो उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए ये पहले ही बता दिया गया था कि उन्होंने इस कुल में इस जो है वर्ण में जन्म लिया, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए। और उनके क्या क्या विशेषाधिकार हैं उन सब के बारे में जानकारी हमें धर्मसूत्र देता है। ठीक है, यहाँ पे अंतिम जो है वो है शुल्ब सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा इसका। देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है, नापन, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। नापन यानी किसी चीज की नाप कर रहे हैं। चूंकि हमने बताया कि हम वेदों के दौरान जो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ किस तरीके से करना है, उसकी विधियां क्या है, ये सब हमें सूत्रों में दी गई है। सूत्रों में जो शुल्ब सूत्र है, यज्ञ के लिए जो वेदिका बनाई जा रही है उस वेदिका को किस तरीके से बनाना है, उसका माप क्या होना चाहिए, ये सब की जानकारी हमें शुल्ब सूत्र देता है। अर्थात शुल्ब सूत्र में देखा जाए तो जो वैदिक जो यज्ञ वेदियां हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से यज्ञ वेदियां वगैरह बनाई जाती थी ना कुछ इस तरीके से, तो ये जो यज्ञ वेदियां हैं उनसे संबंधित उनका क्या नाप होना चाहिए, उसका निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, उसके क्या नियम होना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें कौन दे रहा है, शुल्ब सूत्र दे रहा है। जिस कारण से चूंकि नाप कर रहे हो तो यानी कि मैथ्स लगा रहे हो, गणित लगा रहे हो, क्योंकि इसमें गुणा भाग तो करोगे, प्लस माइनस करोगे, इस कारण से शुल्ब सूत्र को देखा जाए सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की शुरुआत शुल्ब सूत्र से होती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय रेखा गणित की शुरुआत किस सूत्र से मानी जाती है, तो ये शुल्ब सूत्र से माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। और अगला देखिए पुराण है। ठीक है, पुराणों की बात अगर किया जाए तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान मतलब होता है कहानियां, तो यानी कि पुरानी कहानी जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्राचीन आख्यान। पुराणों में देखा जाए जितने भी जो प्राचीन शासक थे उनके हमें वंशावलियों के बारे में पता चलता है, और जो उनकी ऐतिहासिक कथाएं थी उनका जो हमें क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसे कि कोई मौर्य वंश है तो उससे हमें किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त शासकों के बारे में किस पुराण से जानकारी मिलती है, तो हमें इससे पुराणों से प्राचीन शासकों की वंशावलियों के बारे में पता चल रहा है, उनकी जो ऐतिहासिक कथा उनके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। यहाँ पे जो पुराणों की रचना सबसे पहले देखिए पूछा किससे जाता है कि पुराणों की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो लोमहर्ष के द्वारा किया गया था, और उनके पुत्र जो है उग्रश्राव के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। पुराणों की संख्या देख लीजिए 18, ये एक एक लाइन अपने आप में प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें देखा जाए मत्स्य पुराण, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, विवर्त, लिंग, वराह, स्कंद और गरुड़ पुराण, ये आपके 18 पुराण है। लेकिन अगर हम माने कि इन 18 पुराणों में से जो है ऐतिहासिक महत्व वाले पुराण कितने हैं, तो वो सिर्फ 5 ऐतिहासिक महत्व के पुराण हैं, जो कि कौन कौन से, मत्स्य है, भागवत है, विष्णु है, वायु है और ब्राह्मण पुराण। इन पुराणों से देखा जाए तो सबसे प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ये राजवंश कौन कौन से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो हमें देखा जाए विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वही मत्स्य पुराण से हमें 2 वंश यानी कि शुंग वंश के बारे में जानकारी मिल रही है, और सातवाहन वंश। देखिए सातवाहन वंश को ना पुराणों में आंध्र सातवाहन कहा गया, आंध्र सातवाहन कहा गया। कारण क्या है कि इनकी जो शाखा थी सातवाहनों की, ये उत्तरी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इनका क्षेत्र फैला हुआ था सातवाहनों का, और सातवाहनों के कारण जो इनका क्षेत्र है इस कारण से इनको पुराणों में आंध्र सातवाहन कहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पे देख करके। और हमने ये भी बताया कि सातवाहनों के ही द्वारा सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई गई थी, जिसकी जानकारी हमें नागानिका, ठीक है, जो नानाघाट अभिलेख है नागानिका का, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा देखिए यहाँ पे वायु पुराण दिया गया है। वायु पुराण जिसकी जो है राजवंश किससे संबंधित है, गुप्त राजवंश से, गुप्त वंश से संबंधित है। ये देखिए बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा ही गया, मैच द फॉलोइंग आया था, ये एज इट इज समझ लीजिए, वैसे ही उतार दिया गया है। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुराणों की अगर हम बात करें, जिसमें से हमने 18 पुराण देखा, लेकिन प्राचीन महत्व के 5 पुराण देखे, तो इसमें देखिए जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा गया है कि विष्णु के जो 10 अवतार हम लोग बात करते हैं
उनका उल्लेख हमें किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में हमें विष्णु के 10 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। हम आगे जब पढ़ेंगे वैश्य धर्म तो वहां इनके 10 अवतारों के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों महाकाव्य। महाकाव्य की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो ये ब्राह्मण साहित्य में, जो हम लोग ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे हैं, वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, अरण्यक पढ़े, उपनिषद पढ़े, सूक्त पढ़े, स्मृतियां पढ़े, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में वेदों के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सबसे विशिष्ट स्थान रखता है, वो है महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या देखिए 2 है महाकाव्य, यहाँ पे रामायण है, दूसरा महाभारत है, ठीक है। तो सबसे पहले महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में देखेंगे। रामायण की देखिए रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। संस्कृत भाषा में जो है रामायण की रचना की गई थी। फिर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी, अवधी भाषा में की गई थी, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो रामचरितमानस की रचना जो की गई थी तुलसीदास के द्वारा की गई थी, अवधी भाषा में की गई थी, और संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। इसमें देखिए कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। अतः रामायण को किस नाम से जाना जाता है? तो चतुर्वश शस्ति शाहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि रामायण में कितने कांड होते हैं? तो 7 कांड है रामायण में, और इन जो है रामायण को पूरे 7 कांडों में विभाजित किया गया, एक तरीके से अध्याय कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कांड है देखिए बाल्य कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्यक कांड है, जब वो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर सीता जी का हरण हो जाता है, सीता जी की खोज में निकलते हैं, और वो जो है इस कांड में, किष्किंधा कांड में किससे मिलते हैं? हनुमान जी से मिलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस कांड में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से होती है? तो वो किष्किंधा कांड में होती है। फिर सुंदर कांड होता है, ठीक है। फिर लंका कांड, लंका दहन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए उत्तर कांड, ठीक है, लव कुश। तो ये जो है रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगला जो हमारा जो है महाकाव्य वो है महाभारत। महाभारत की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी रचना जो की गई है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई है, और इसमें 18 पर्व है। पर्व मतलब होता है अध्याय, चैप्टर, ठीक है। तो 18 पर्व ये सब पूछा गया, कितने पर्व है महाभारत में? 18 पर्व। जब इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी जब रचना हुई थी, सर्वप्रथम जो इसमें श्लोक थे वो कितने थे? 8,800 श्लोक थे। तो जब इसमें महाभारत में जब 8,008 श्लोक थे, तो इसको अन्य नाम से बुलाया जाता था। क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। समय आगे बढ़ता है और फिर इसमें देखा जाए 24,000 शुल्क हो जाते हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक हो जाते हैं, माफ करिएगा। तब इसे किस नाम से बुलाया गया? भारत नाम से, हटा दीजिएगा। तो भारत नाम से इसको कहा गया, भारत कहा जाता था किसको? महाभारत को। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें श्लोकों की संख्या जो है गुप्त काल में, जो गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाएगी, तब इसे क्या कहा जाएगा? महाभारत कहा जाएगा, या फिर शतसहस्त्री संहिता के भी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है शतसहस्त्र संहिता क्या है? तो ये महाभारत है। तो हम आज जो वर्तमान में महाभारत देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका जो फाइनली जो रूप है उसका, वो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। 1 लाख श्लोक उसमें जुड़े थे। इन दोनों ही महाकाव्य यानी कि महाभारत और रामायण से हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती, उनके जो है धार्मिक, आर्थिक और जो है स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में जानकारी इन महाकाव्यों से पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा सेशन। दोस्तों जैसा कि हमने बताया क्लास काफी लंबी हो जाती, क्योंकि अगर हम अन्य ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में डिस्कस करते तो उतना आप शायद अभी इतना नहीं कैरी कर सकते। तो हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को एंड करेंगे, और आज की क्लास में हम लोगों ने देखा प्राचीन भारत के जो है स्रोतों में, जिसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा, और साहित्यिक स्रोत के हम लोगों ने एक पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें से जो साहित्यिक स्रोत में कौन सा? ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में ब्राह्मणोत्तर साहित्य के बारे में, जिसमें जैन साहित्य होगा, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपना बौद्ध साहित्य के बारे में, फिर विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिया गया वो सब हम जो है डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग का इतना था। देखिए ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब भी इसकी क्लास करिए तो अपने सामने प्रीवियस के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। बाकी मैं आपको बताती हुई चली हूँ कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूले, बाकी कमेंट में जरूर बताया करिए, कमेंट किया करिए, ठीक है, जिससे हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, तो हम उसको और इम्प्रूव कर लेंगे। बाकी और आप किस तरीके से क्या क्या चीजें और नई चाहते हैं वो भी आप बताएं, जिसको हम ऐड कर सके, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।